गजानन विघ्नहर्ता नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम चैतन्य नवनाथाय नमः। ओम सर्वनम भव। ये इसलिए है प्रेयर ताकि ईश्वर हम सबकी मदद करे, इस संकट से गणेश जी हमें निकालें, और इसका जो पालन करने वाले विष्णु जी हैं उनको एड्रेस किया कि आप हमारी पालन पोषण अच्छी तरह कीजिए, और शिव जी को जो पूरे संसार को बचाते हैं, और महामृत्युंजय मंत्र भी उनके हम जब चैंट करते हैं जब परेशानी में होते हैं। एंड जो मुरुगन है, कार्तिक है, नॉर्थ इंडिया में मुझे लगता है किसी दूसरे नाम से प्रसिद्ध है, योगीराज के नाम से प्रसिद्ध है। ये जब भी आपत्ति आती है धरती के ऊपर तो यही हमें मार्ग दिखाते हैं और हर बुरे को ये रोकते हैं, और नाड़ी शास्त्र में भी यही कहा है, और यही हमारे को इस प्रॉब्लम से निकालने भी वाले। धन्यवाद अनुपम जी. So ladies, here is a man of destiny in front of us. He's very well known. The man is so popular that his articles come in Times of India. He's been talking in various shows, TV shows, channels, and he's been talking in various newspapers. So I must place on record the effort done by Ritu Chhabria to bring Anupam ji today at this stage with all of us. सो आई थिंक अनुपम जी, हम ज़्यादा समय नहीं लेके हम आप ही से शुरू करते हैं. और आजकल हमारे ऊपर जो विपदा है कोविड-19 की, बड़ी अनसर्टेनिटी है सबको. बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है, लोगों की पर्सनल अनसर्टेनिटी है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब क्या दुनिया में पता लग गया जेल कैसे होते हैं. यहाँ पे तो आपके 5 स्टार जेल है पर आप निकल नहीं पा रहे हैं. कुछ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रहे हैं कि वो अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करें. हम आपका पर्सपेक्टिव चाहेंगे कि आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और आपके नंबर्स क्या कहते हैं, हमारी इंडिया की डेस्टिनी क्या कहती है. हमें मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत फोर्थकमिंग प्रधानमंत्री एंड इज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन एंड ही इज बेल्ड अस आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. उनके डिसीजंस ऐसे हुए हैं कि पूरी देश की जनता को उससे लाभ हुआ है. और अब आप अपना पर्सपेक्टिव दें अनुपम जी. ओवर टू यू अनुपम जी. जी, आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ही इज द मैन ऑफ द मोमेंट राइट नाउ, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर भी हैं. लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट ये पूरे विश्व में जो ये परेशानी आई है, ये संकट आया, ये अचानक क्यों आ गया. पहली बात तो नेचर हमेशा वार्न करती है, कभी भी सडनली कोई दस्तक ऐसा सीरियस नहीं होता है. शायद आप ये जान नहीं पा रहे हो, ये लोग इसे एक मियर लॉकडाउन और लॉकडाउन जैसे देख रहे हैं कि 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में जो है हम बाहर निकल जाएंगे. ये बहुत ही बड़ी चीज है. 2020 मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 जनवरी को एक प्रेडिक्शन दिया था बड़ा, उसमें क्लियरली लिखा था 2020 विल बी द टर्निंग पॉइंट, नथिंग विल बी द सेम अगेन, एंड द गवर्नमेंट्स, जो सरकारें हैं विश्व भर में, उनको आपातकालीन स्थितियों के लिए अलग मेजर्स लेने पड़ेंगे. इसका कारण ये है क्योंकि जो बृहस्पति है, जो सेवियर मानते हैं हम इस प्लेनेट को, ये एफ्लिक्टेड था. क्योंकि भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है, तो अष्टम स्थान के अंदर बृहस्पति, केतु और शनि थे. तो बृहस्पति जो है ये हवा के कारक है, वायुमंडल के कारक है, जो जीव जो है. तो जब ये एफ्लिक्ट हो जाते हैं तो उसके अंदर सांस लेने के अंदर या रेस्पिरेटरी जो परेशानियां हैं वो इंसान को होती हैं. तो आप देखेंगे जो पोल्यूशन, तो पेरिस अकॉर्ड हुआ, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि पॉलिटिकल, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन सबसे बड़ा जो देश है दुनिया का, उनके जो लीडर्स हैं पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के अंदर साइन नहीं करना चाहते थे. दे वांटेड टू वॉक आउट ऑफ इट. आज नेचर ने दिखा दिया इट इज मोस्ट पावरफुल, राइट. और जानवर जो, उनका जो हमने पानी खत्म कर दिया, पॉल्यूटेड है, वो जंगलों में रहते हैं, मर रहे हैं, जी नहीं सकते. कैन यू इमेजिन, हम तो घरों में बैठ के हमें घुटन हो रही है, वो तो आसमान में सांस भी नहीं ले सकते हैं. तो मैंने एक छोटी कविता भी इस पे लिखी थी. मैंने कहा क्या करे पंछी, अगर महाकाल को याद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे. आखिर प्रभु तो हम सभी के हैं, सिर्फ इंसानों के नहीं है. तो हमें जो है, ये जो क्रूएल्टी टू एनिमल्स भी हुआ है, इट इज कंट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. नेचर को हमने तबाह किया है, डिस्ट्रॉय किया है मटेरियल पर्पसेस के लिए, और नेचर ने अभी ये रिक्लेम किया है अपना स्पेस. जो न्यूमरोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऐसा है, इंडिया का बर्थ डेट जो 15 अगस्त 1947 है, फेट नंबर 6 है, शुक्र का नंबर है, और शुक्र जो है एक पीस लविंग प्लेनेट है. वैसे आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये सेंचुरी में, क्योंकि 2020 मतलब चंद्र, 2 चंद्र है, 2020 वुमन का नंबर भी है. आने वाले समय में
वुमेन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इस पूरे क्राइसिस में से निकलने में। और आज भी देख रहे हैं इतनी बड़ी विपदा आई है। माय हैट्स ऑफ एंड सल्यूट्स टू द नर्सेस, द मेडिकल फ्रैटर्निटी एंड द पुलिस हु आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। आप देखिए वुमेन पावर जहां तक नर्चर करना है वो वुमेन के अलावा और कोई नहीं कर सकता, जो हीलिंग पावर है। और इंडिया जो है 6 नंबर है, तो इंडिया इज द स्पिरिचुअल लव और इंडिया दिशा दिखाएगी। लेकिन ये जो कड़वा जो हमें घुटी है ये कुछ समय पीना पड़ेगा। और कितना समय है ये मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो अप्रैल और मई का जो पीरियड है ये डिफिकल्ट होने ही वाला था। बिकॉज हमारा जो पर्सनल नंबर 9 है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप 15 प्लस अगस्त, क्योंकि हमारा ये बर्थ डेट है इंडिया का, 15 मतलब 6 + 8 करो और उससे 2020 को जोड़ो, तो जो सिंगल डिजिट नंबर आएगा उसका टोटल है 9। इसको हम कहते हैं पर्सनल ईयर। तो ये ट्रेंड दिखाता है ये पर्टिकुलर ईयर कैसा होगा, क्योंकि 9 सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है। तो usually it's not a easy vibration, it is a time to let go of things, difficult vibration। और 4th month है, 9 + 4 is 13। तो ये महीना हमारा टेस्टिंग पीरियड है। अगला महीना भी टेस्टिंग है, इतना ज्यादा नहीं है। कुछ हमें रिलीफ थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन में सर्टेन एरियाज को मिलेगा। और ये जो पैंडेमिक का जो इन्फेक्शन, जो जर्म्स हैं, जो कोरोना है, ये 7 के वाइब्रेशन पे आता है। तो लोगों को सबसे पहले तो थोड़ी रिलीफ देने वाली मैं न्यूज बताना चाहता हूँ। बहुत हमने कोरोना के न्यूज सुन लिए, बहुत अलार्म होते रहते हैं रोज। इसका वैक्सीन तो आएगा, लेकिन जो इंडिया बनाएगा, वेदर वैक्सीन और ट्रीटमेंट, और जो जर्मनी बनाएगा, इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। और बाकी जो भी कंट्री, जापान हो, ब्रिटेन हो, जो भी लेकर आएगा उसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स और ये सब होगा। जर्मनी तो देगा ही, क्योंकि जर्मनी मतलब जर्म्स के ऊपर एक्सपर्ट होने वाले डॉक्टर रॉबर्ट जो ये थे, बैच जो थे, वो भी एक फेमस जो है बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, कॉच, सॉरी कॉच, रॉबर्ट कॉच। सो मुझे ऐसे लगता है कि सितंबर तक का जो पीरियड है, जब तक राहु यहाँ से नहीं निकलते हैं, तब तक हमें अलर्ट रहना चाहिए। और बिल्कुल भी गवर्नमेंट को कॉन्फ्रेंसेस खोल देना, ये सब सेंट्रलाइज्ड एसी के अंदर जो हम मीटिंग्स करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इस महीने में मई के अंदर ये वाइब्रेशंस जो हैं बैक्टीरिया को कम करने के लिए ठीक है, लेकिन इंडिया को सिंबोलॉजिकली भी हमारी जो इकोनॉमी को जो रिवाइव करने के लिए, क्योंकि जैसे लॉकआउट खुलेगा, दैट इज नॉट द मेन इशू। द मेन इशू इज देयर इज गोइंग टू बी मास एम्प्लॉयमेंट, देयर इज गोइंग टू बी अ सोशल स्ट्राइव। और ये पीरियड, कोई भी चीज अच्छी जब होती है तब बहुत पहले डिस्ट्रक्शन होता है। तो हम उस फेज से गुजर रहे हैं। और ये जो 6 महीने का जो पीरियड है दिसंबर तक खास करके, क्योंकि बृहस्पति और शनि, ये दोनों भी ग्रह साथ में चल रहे हैं। जब भी ये साथ में आते हैं पृथ्वी राशि में, ये बहुत ज्यादा वर्ल्ड के अंदर जो है तूफान होता है इकोनॉमीज का एक्सेट्रा। और बृहस्पति शनि साथ में ही रहने वाले हैं, क्लोज डिग्रीज के अंदर रहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। ओनली जब बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे अगले साल, तो हम सोच सकते हैं कुछ रिलीफ मिलेगा। जो लोग आप में से स्टॉक मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक कॉशनरी एडवाइस है मेरे पास। मैंने पहले भी फरवरी में वार्न किया था लोगों को, सबको, कि आप स्टॉक्स अभी सेल कर लो जो भी पैसा बना रहे हो। आई न्यू अप्रैल के अंदर मैंने इंडिकेट भी किया था कि ये फिर से बढ़ेगा, लेकिन ये टेम्पररी है। अगर अब भी आपने अगर थोड़ा बहुत बना लिया, एग्जिट करो, ये आर्टिफिशियल है। क्योंकि ये मई जून के अंदर कुछ ऐसे डेट्स हैं मैंने निकाल के रखे हैं, आई थिंक 15 मई के आसपास, और जून का कुछ 10 डेज का एक पीरियड है, जब सन और राहु का कंजंक्शन और मार्स और राहु का कंजंक्शन जो होगा, इसमें थोड़ा हमें एहतियात बहुत बरतना होगा। तो मैं नहीं कहूंगा लॉकडाउन अगर लिफ्ट भी होता है तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। अब वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज ना, तो आप, क्योंकि लोग भयभीत हो चुके हैं। आप सोचो, आप जाना चाहोगे फ्रांस, इटली, ऐसी जगह ट्रैवल करने के, ट्रैवल सेक्टर इज गोइंग टू बी अंडर अ बिग, इट विल टेक बैडली अफेक्टेड, क्योंकि जुपिटर इज कारक ऑफ ट्रैवल आल्सो। तो जुपिटर अगले साल ही ठीक होने वाले। ओके, देन व्हेन यू गो आउट फॉर डाइनिंग एटसेट्रा, वहां भी सेंट्रलाइज एसी है, मॉल्स है, तो चलेगा क्या? क्योंकि लोगों में भयभीत तो होंगे ही। द वे एंड नेचर ऑफ डूइंग बिजनेस, एंटायर थिंकिंग, द ब्रास टैक्स इज गोइंग टू चेंज। लाइफ विल नेवर बी द सेम एज बिफोर। अभी देखो, आप मुझे वेबिनार कर रहे हैं, ऐसे ही टाइप के जो बिजनेस है, डिजिटल जो है, ये बढ़ेगा। और उस टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज हैं, यही वर्ल्ड को ड्राइव करेंगी फॉरवर्ड। क्योंकि 2020 में 2 जीरोज हैं,
आप न्यूमरोलॉजी में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आप एक चीज बताना चाहता हूँ, नंबर 2 है चंद्र का नंबर, मन का कारक है, और किसी भी नंबर के आगे 0 अगर लग जाता है इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। और ये तो 4 बन रहा है, 4 तो राहु है, तो राहु चंद्र दोनों भी हैं इस नंबर के अंदर, तो 2 0 जब मल्टीप्लायर इफेक्ट लग जाता है इट इज रेज्ड। तो जितने इमोशनल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना है, तो इस साल लोग बहुत भयभीत होंगे, डर में रहेंगे। ये पैंडेमिक तो एक अलग चीज है, ये तो चले जाएगा, फिर भी एक शॉक वाला ये रहेगा। उसके लिए मैंने जो अलग जो मॉड्यूल्स आपको जैसे भी गो थ्रू इट, आई एम गोइंग टू बी सजेस्टिंग सम इजी थिंग्स फॉर यू, जो आप लोग घर में भी बैठे और सुबह सुबह 5 मिनट 10 मिनट भी ये चीजें करेंगे तो आप फ्रेश फील करोगे, आप जॉयफुल फील करोगे। तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा सा ये आपको बताया है, और भी इंडिया के बारे में बताऊंगा आगे आपको। अनुपम जी, आपने इस महीने और अगले महीने के कुछ डेट्स का हमें बताया कि आपने कुछ डेट्स कैलकुलेट की हैं, वो बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी डेट्स हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा? हाँ ठीक है, ये डेट्स हैं 5 मई से 15 मई, क्योंकि इसमें डिग्री वाइज मंगल और राहु का कंजंक्शन हो रहा है। और दूसरा जो डेट है, ये स्पेसिफिक डेट्स है हाँ, और जून में 15 से 24, 15 to 24। स्लाइट इंप्रूवमेंट मुझे मई 15 के बाद नजर आती है, लेकिन फिर जून 15 to 24 हमें केयरफुल रहना है, और जनवरी 2021 से आई सी सम रे ऑफ होप। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जिनपिंग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ कि जिनपिंग जो है, इनका टोटल डेट ऑफ बर्थ अगर आप है पेन पेपर जोड़ लो, 15/6/1953 ऐड कर दो, अनरिड्यूस टोटल है 3706, जिसका टोटल आता है 16। न्यूमरोलॉजी में नंबर 16 को कहते हैं द शैटर्ड सिटाडेल। और टैरो के अंदर अगर आप वो पिक्चर देखते हो वो कार्ड का, तो एक किंग बैठे हैं थ्रोन के ऊपर, और टावर जो उनके ऊपर क्राउन भी है, द टावर इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग एंड द किंग इज फॉलोइंग विद हिज हेड डाउनवर्ड्स। तो उसका मतलब जो इतना अहंकारी आदमी हो जाता है, और वो ईगो, वुंडेड प्राइड, डॉगमेटिज्म, दिस लीड टू हिज फॉल। और मैं कहना चाहता हूं कि जो चाइना है, आप जितने भी मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, द आर्ट ऑफ वॉर जरूर पढ़ी होगी आपने, और ये किताब पढ़ाई जाती है, और ये चाइनीज बुक है कन्फ्यूशियस के और दूसरे लाओ से, और इनके जो टीचिंग्स है, ये कहते हैं और ये बिलीव करते हैं, किसी भी कंट्री के साथ आपको वॉर करने जाना है तो उसको आप 3 times द पावर स्ट्रेंथ होना चाहिए, नहीं तो वॉर नहीं करना चाहिए। एंड द बेस्ट विक्ट्री इज दैट विच इज फॉट विदाउट फाइटिंग द वॉर। तो चाइना ने राउंड 1 में एक ऐसा वॉर कर दिया है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, वो बैठा है बिना, आप सोच सकते हैं कि इतना इकोनॉमिक डैमेज हुआ जितने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी नहीं हुआ, इतने वेपन्स यूज होके। सो वी आर नॉट रियलाइजिंग द ग्रेविटी, बिकॉज हम उस दृष्टि से ही नहीं देख रहे हैं। हम अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर डॉक्टर्स प्रॉब्लम में आ रहे हैं, फिर पुलिस वाले प्रॉब्लम में आ रहे हैं। सो ये राहु का है, ये सोचता है ये रियलिटी है, ये यहाँ अर्जेंसी होगी, इसको ट्रीट करने जा रहे हैं, फिर दूसरी जगह होगी। तो आप सोच लें, हम सब चक्कर में घूम रहे हैं और वो बैठे हैं आराम से, क्योंकि उन्होंने सस्ता माल दे दे के लोगों को, ये मटेरियलिस्टिक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। हमारी कंट्रीज ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो यही हो गया है, उन्होंने इतना सस्ता कर दिया कि हमारी लेबर है, वर्ल्ड ओवर की जो लेबर है, मैच नहीं कर सकती। तो आज मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है सब चाइना में 80%। और जब तक अब हम बोलते हैं वी डोंट वांट दिस, वी कांट डू एनीथिंग, द मोमेंट वी स्टॉप देयर थिंग we'll be having a huge inflation rising here, because चीजें डबल ट्रिपल हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 5 साल तक तो हमें चाइना के अलावा कोई उपाय नहीं है पूरे विश्व को। लेकिन इंडिया विल डेफिनेटली राइज एंड गेन, बिकॉज ये सब जो अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग का, इंडिया में ही आएगा। और नरेंद्र मोदी जी जो है, ही इज अ मैन ऑफ डेस्टिनी, 17th मतलब फेट नंबर 8। और अगर आप देखते हैं तो इंडिया का भी जो 15 अगस्त 1947 का टोटल 8 आता है, इज गोइंग नोवेयर। देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम हिम, नेक्स्ट ईयर और भी डिफिकल्ट है, लेकिन फाइनली विल बी आउट ऑफ इट। देखो प्रॉब्लम ऐसा है, भारत की कुंडली के अंदर जो शनि है भाग्येश है, और अभी जो मकर राशि के अंदर जो चल रहा है उसमें सिर्फ एक बिंदु है अष्टक वर्ग में, एक पॉइंट। तो इसके वजह से हमें जो, और चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली दोनों कर्क है, वहां से जो मार्केश जो है शनि है चंद्र कुंडली से, और जो रोगेश है वो बृहस्पति, ये दोनों इकट्ठे होके ये जो है इधर,
तो मुझे एक मैसेज देना है आपके द्वारा, जो एनिमल्स हैं, प्लीज आप लोग सब उनको, जो क्रूएल्टी टू एनिमल्स बंद होनी चाहिए। और बहुत लोगों ने इस समय पे जो इतने जानवर मर रहे हैं रोड्स पे, उनको भी खाना देना चाहिए। ये इतना बड़ा उपाय है, कल जानवर मिलेंगे नहीं आपको। जैसे हम उपाय भी कराते हैं, ज्योतिषी उपाय जो पराशर ऋषि ने जो कहे हैं, जानवरों को, पक्षियों को खिलाना, बिकॉज अन्नदान जो है, जो आप मनुष्यों को खिलाते हो, पक्षियों को खिलाना और भी ऊंचे कोटि का कर्म है। उससे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम चले जाएंगे। लोग तो सेल्फिशली करते हैं जब उन्हें कोई उपाय बताता है, लेकिन अगर हमारे रूटीन इसमें होंगे, स्ट्रे डॉग्स हो जो भी हो, इनको दूध पिलाया करेंगे, भैरव के दूध है। और यही अभी इस समय केतु एफ्लिक्टेड है, परेशानी कर रहा है, यही इसका मार्ग भी है। अनुपम जी, आपका नॉलेज और ज्ञान मुझे इतना लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि पर मैं एक चीज अवश्य आपसे पूछना चाहूंगी जी। फेस रीडिंग भी करते हैं। Now, astrology is a very scientific science, but face reading, I believe, is not based on any number, is not based on any calculation. So how do you justify ये face reading होती कैसे है? आप ऐसा क्या देखते हैं और कैसे आप ये फेस रीडिंग करते हैं? और ऐसा कुछ होता है क्या फेस रीडिंग करके भी किसी को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सब ये अंग है, ये अंग है। बॉडी लैंग्वेज जो है, वेस्टर्नर्स ने इसको बॉडी लैंग्वेज बना दिया। एक्चुअली सामुद्रिक शास्त्र के अंदर, हमारे हिंदू शास्त्र में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी भी, बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ते हैं, लक्षण विद्या भी है इसके अंदर। इसके अंदर नेत्रों को देखकर ही आदमी को बताया जा सकता है कि ये इंसान कितना इंटेलिजेंट है, उसकी चमक से। क्योंकि अगर फेस पे देखो, किसी का माथे पे चमक है, किसी के नोज पे है, किसी के चिन पे है, तो लक्ष्मी की चमक अलग जगह होगी, विद्या की चमक आंखों में होगी। तो ये सब जो चीजें, और आईज इज द मिरर ऑफ द सोल, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, आई इज द मिरर ऑफ द सोल। तो हेल्थ कंडीशन बताता है। पुराने समय में आप जानते हैं, जो वैद्य होते थे, पहले आपके हाथ पकड़ के आपके नाखून देखते, जीभ बोलते। आजकल तो डॉक्टर्स कुछ पूछते ही नहीं है, आईज को देख के तो आपका लिवर कैसा है, जीभ में से लिवर पता चल जाता था। आईज देखकर आपके ब्लड का जो कलर जो है नेल्स का, अगर जैसे फ्लूटिंग ऑफ द नेल्स है, डीप है, तो आपके सिस्टम के अंदर फ्लेम फॉर्मेशन है। तो आपको मालूम है D3 का कमी हो जाता है, सनलाइट की कमी है, एक्सेट्रा। तो बॉडी लैंग्वेज, आई स्टार्ट विद बॉडी लैंग्वेज एंड देन आई कम टू फेस रीडिंग एंड देन आई कम टू पामिस्ट्री आल्सो, बिकॉज़ दे आर ऑल अलाइन, वी कैन नॉट सेपरेट देम। बट फॉर टुडेस पर्पस, क्योंकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, मैंने अलग अलग सेपरेट किया था। बॉडी लैंग्वेज में जब आप किसी को भी मिलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट, देखो जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इस ये स्किल जो है बॉडी लैंग्वेज रीडिंग का, उनमें बहुत अच्छा होता है। बिकॉज आप जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, रिलायबल नहीं है, उसके साथ तो आप जो बिजनेस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू सी हिज गेट व्हेन ही वॉक्स इन, हाउ कॉन्फिडेंट ही इज, उसके शोल्डर्स कैसे हैं, कैसे बैठ रहा है, उसका एटीट्यूड देख रहे हैं, वो कैसे लुक अराउंड कर रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल्स पता चलता है। अगर वो ज्यादा नीचे देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, ये सब कर रहा है, ट्विचिंग ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसका मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है, नर्वस है। ये ऐसे कर रहा है, पेन को ऐसे कर रहा है, घड़ी के स्ट्रैप को बंद चालू कर रहा है। तो फेस पे एक जो चीज है, कॉन्स्टेंसी ऑफ गेज जो है, whether he is looking at you in the eye or not, is the first sign whether the person is honest, transparent, and whether he is reliable. Secondly, there are some people who are intimidating. उनका देखने का जो तरीका ऐसा होता है कि वो बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। आप तो अभी तो हम नमस्ते करेंगे कोरोना के टाइम्स में, लेकिन इससे पहले अगर हम हैंडशेक करते हैं, किसी से हेलो बोलते हैं, उसी के अंदर सोशली बोलो या बिजनेस मीटिंग के अंदर, हैंडशेक से हमें पता चल जाता है ये इंसान कैसा है। देखो, हाथ में 5 उंगली है, एक उंगली से 3 चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स आराम से पता चल जाते हैं। अगर आप गौर से, मैं आपको जो चीजें मैंने जो अपने एक्सपीरियंस और पर्सनल स्टडी में जो सीखी हैं, by my self knowledge and my experience, I'm going to share with you, because these will, what I'm telling you will forever will be in your ears, and next time you'll be very aware when you shake hands. So when you shake hands with a person, उसका eye contact है कि नहीं, और वो कितना आगे आ रहा है आपसे। अगर वो दूर से ही कर रहा है, जैसे ये ऐसे लॉन्ग कर रहा है, अगर दूर से कर रहा है, तो उसका मतलब वो आपसे प्रॉक्सिमिटी में नहीं आना चाहता है, वो आपको डिस्टेंस में रखना चाहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे दे देते हैं हाथ, ऐसे सॉफ्ट करके। तो इट इज ऐसे हैंडशेक कोई देता है तो गुस्सा आता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंसल्टिंग, इज ऑलमोस्ट लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू। टिपिकली ब्यूरोक्रेट्स का ऐसा हैंडशेक होता है,
जो बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, हेलो कर दिया तो हाथ को ऐसे सॉफ्ट करके डैंगलिंग करके छोड़ देते हैं। हाथ हैंडशेक में एक एनर्जी होनी चाहिए, एक वार्मथ होनी चाहिए। तो जैसे आप हाथ को मिलाते हो, हाथ का आपको क्या-क्या पता चल जाता है, टेम्परेचर पता चल जाता है, उसका स्किन कैसा है, फर्म है, हार्ड है, सॉफ्ट है, वो पता चल जाता है। अगर हार्ड है बहुत, तो वो कठोर प्रकार का इंसान है। अगर सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट है और उसके अंदर थोड़ा-सा कुशन इफेक्ट है, इलास्टिसिटी है, तो ही इज अ एनर्जेटिक पर्सन। और वो कितना आपके हैंड को प्रेस कर, अगर ज्यादा जोर से प्रेस करके रखता है, तो ऐसे पर्सन से आपको सावधान रहना चाहिए, उसमें एग्रेशन बहुत है। और आप जो भी उससे एग्रीमेंट करोगे या डीलिंग्स करोगे, उसकी जो नेचुरल प्रोपेंसिटी और टेंडेंसी है, इट विल बी टू डोमिनेट यू। तो नॉर्मल हैंडशेक, फ्रेंडली हैंडशेक, आप कितने लेंथ ऑफ टाइम को होल्ड करते हैं? 6 सेकंड, 7 सेकंड्स। द लेंथ ऑफ योर हैंडशेक शोज हाउ क्लोज यू आर टू द पर्सन। बिकॉज आप चाहते हो ना, अगर पुराने दोस्त से मिलते हो, पकड़ के रखते हो कुछ समय के लिए ऐसे, तो देर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस। ये तो हो गया हैंडशेक। अभी वर्ल्ड लीडर्स जब मिलते हैं, आप देखो जब ये हैंडशेक करते हैं, ये डोमिनेंट हैंडशेक है। जब आप किसी से, अगर आपको ऐसा टॉप डाउन पकड़ के करता है, 100% वो आदमी बहुत डोमिनेटिंग है, हर चीज में अपना ऊपर करने का, गलत हो या सही हो, वो ही विल ऑलवेज वांट टू हैव द लास्ट लाफ। ऐसे आदमी से बचना चाहिए। और हाउ डू यू डिफ्लेक्ट, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज के अंदर वर्ल्ड लीडर्स जब मिलते हैं, आप मोदी जी का हैंडशेक देखो, वो भी बड़ा नकल ग्राइंडर टाइप ऑफ हैंडशेक है, टाइट है। आप डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग थी लास्ट टाइम इंडिया में, उन्होंने ऐसा हैंडशेक करने की कोशिश किया। जो भी आदमी लेफ्ट को होगा, तो उसका हैंडशेक नीचे ही आ जाएगा। आप देखो ना, आप राइट पे कोई खड़ा है, जस्ट इमेजिन एंड यू गिव अ हैंडशेक लाइक दिस, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला डोमिनेट करेगा। तो उसका ये है, 2 फुट इस साइड मूव करके आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। कुछ लोग हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, रबिंग द हैंड्स, और कैसे हो जी आप, ये वो, ऐसे आदमी से बहुत बचने की जरूरत है। वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, विशी वॉशी टाइप ऑफ पीपल हु आर रबिंग द हैंड्स एक्सेट्रा, दे आर नॉट क्लीन पीपल। करेक्ट। जब आदमी मुस्कुराता है आपके सामने, अगर आर्टिफिशियल है या वो नेचुरल लाफ्टर है, पता चल जाता है। अगर लाफ करने से क्रो बार लाइंस बनती है यहाँ पे, तो वो ऑनेस्ट हंसी है। वो दांत एक्सपोज करके दिखा रहा है, तो वो ऑनेस्ट है। और कुछ लोग हा 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 ऐसे बिना बात के हंसते हैं, और जो बिना बात के हंसते हैं, ये वो इंसान है, मतलब जोक नहीं है कुछ नहीं, और हंसने लगेंगे। जैसे एक शिकारी वन में जाके चिड़िया के लिए दाना डालता है और फिर जब आ जाते हैं और शिकार को पकड़ लेता है, ये वो आदमी है। वॉक करने के टाइम, गेट करने के टाइम पीछे करके लोग ऐसे पकड़ के हाथों को चलते हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ये सुपीरियोरिटी एटीट्यूड वाले अक्सर लीडर्स जो हैं, आप देखेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज दे आर एक्सपोजिंग द चेस्ट कंप्लीटली, राइट? एनीबडी हु इज नर्वस विल हैव अ डिफेंसिव पोस्टर, ही विल सिट लाइक दिस, वेदर इन द क्लास। किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ही प्रिटेंड्स दैट ही नोज एवरीथिंग, ही इज कॉन्फिडेंट, वह ऐसे करके बैठेगा क्लास। दिस इज अ डिफेंसिव पोस्चर। तो जब आपके हैंड्स ओपन हो, आप कोशिश करो, बच्चे भी अगर क्लास में पढ़ते हैं, अगर हैंड्स ओपन, लेग्स ओपन करके ऐसे बैठेंगे, तो देयर रिसेप्टिविटी टू द टीचर विल बी मोर, दे विल बी एबल, एंड किसी भी टॉक के अंदर भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे हैंड पोस्टर्स की बात। फिर बात होती है टोन, जो वॉइस टोन होता है आपका, वेदर लाउड है, वेदर फ्लक्चुएटिंग है। को आपने देखा होगा फुटेज में, आपने देखा होगा बेनिटो मुसोलिनी जो डिक्टेटर्स हैं, इनिशियल 2 मिनट्स जो होते हैं, बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहे हो, वो जायजा ले रहे होते हैं क्राउड्स को। और ये डिक्टेटर्स जो है, लाइटिंग का बहुत प्रयोग अपने पीछे से यूज करते हैं। दे आर ऑलवेज फिस्ट हिटिंग इन द एयर, फिंगर हिटिंग इन द एयर, पंचिंग द एयर। तो ये एग्रेशन दिखाता है। तो क्योंकि हैंड्स जो हैं फिजिकली दिखाते हैं द शेप ऑफ द हैंड्स, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन इज डायरेक्टिंग इट। अगर स्पैटुलेट हैंड्स है, स्क्वायर हैंड्स का अगर आप शेप देख लो, उससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार का आदमी है। अगर स्क्वायर टाइप का हैंड है, तो बड़ा प्रैक्टिकल टाइप का आदमी है। अगर बहुत थिन हैंड्स है, तो थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप का आदमी है। अगर स्पैटुलेट नेल्स है, स्पैटुला मतलब बाहर की तरफ ऐसे बड़े हो रहे, तो ऐसे इंसान जो है स्पोर्ट्स में और आउटडोर स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लगते हैं, वो घर में नहीं रह सकते। अगर नैरो टाइप के नेल्स हैं, तो वो इंसान जो है उनके लंग्स वीक होते हैं। मौसम चेंज होता है, तो जल्दी से उनको गले की बीमारी, ये वो सब कोल्ड चिल्स हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है पता चलता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो गर्म खून वाला आदमी है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, ही इज अ हेल्दी पर्सन। कलर ऑफ द हैंड टेल्स यू अ लॉट, बिकॉज कलर के अंदर अगर आपका पिंकिश कलर है, इट शोज गुड हेल्थ। अगर रेडिश कलर है, तो बहुत एग्रेसिव आदमी है, ठीक है। और अगर बहुत ही फ्लैसिड हाथ है,
मतलब आप दबाते ही मखमल जैसे दब जाता है, तो उसमें एनर्जी भी नहीं होती और बहुत ही प्लायबल आदमी है, जैसा आप बोलोगे वैसे करेगा, तो वो कभी इसका सुनेगा कभी इसका सुनेगा, उसका खुद का कोई व्यू नहीं होता है। तो ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी हैंडशेक के बारे में। वॉक के बारे में, जो फास्ट चलते हैं तो वो हमेशा दे आर टेस्टी इन माइंड, जो लॉन्ग स्टेप्स लेके चलते हैं उनका मतलब लीडरशिप क्वालिटीज भी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पर्पसली जो है बात करने के टाइम में, पर्पसली नहीं सॉरी, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण आप बात कर रहे हैं उनके साथ, वो इधर देखेंगे, आप बात कर रहे हो, हाँ 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 हाँ, दे कीप डूइंग दिस। यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टुडे नाउ डूइंग इट, इंक्रीजिंगली लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, बिकॉज जो स्पैन ऑफ अटेंशन है लोगों का कम हो गया है। Eye is the thing which contacts. Eye to eye contact very important है. Don't deal with people who have flaky eyes. These are called crow eyes. Crow को देखा है आपने, कभी बैठा है तो इधर उधर सब जगह देख रहा होता है. These are crow eyes. अब मेरे से इससे और सवाल जो आपके, क्योंकि ये तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपको बॉडी लैंग्वेज से, हैंड से रिलेटेड और कुछ पूछना है तो मैं क्विकली बताऊंगा. आई थिंक दैट विल बी इजियर इफ यू हैव, बिकॉज द सब्जेक्ट इज वेरी वेरी वास्ट. I'm going to open the questions to the people who are present on the panel here, अनुपम जी, पर उससे पहले एक सवाल पूछूंगी. कई लोग आप देखते हैं जो हम हर वक्त मुट्ठी बंद करके भागते रहते हैं. कई लोग आप देखते हैं जो आराम से हाथ लटका के चलते हैं. क्योंकि आपने हैंड्स की बात की तो ये छोटा सा जरा बताएंगे कि जो मुट्ठी बंद करके. जी, बहुत अच्छा प्रश्न है. उसका मतलब आप भी बॉडी लैंग्वेज अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं लोगों का. मुट्ठी बंद करके जो चलता है, मुट्ठी इज दिस थिंग ऑफ डिटर्मिनेशन. आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. जब ये जो थंब है ना, अंगूठा, ये विल पावर की निशानी है. ऊपर का जो पोर्शन है विल पावर दिखाता है, बीच वाला जो पोर्शन है लॉजिक बताता है, लॉजिक एंड रीजनिंग. जिसका अगर अंगूठा बहुत क्लब टाइप का बड़ा हो, ऐसा पीछे मुड़ता नहीं है, क्लब होता है ऐसे गोल टाइप, उसको कहते हैं मर्डरस हैंड कहते हैं, मर्डरस थंब कहते हैं, क्योंकि अनगवर्नेबल रेज होता है. उसको अगर आपने रोक लिया किसी भी तरीके से तो वो मर्डर कर सकता है. और एक होता है ऐसे, आप उसको पीछे से पुश करो तो जाता नहीं है, तो बहुत स्टबर्न एंड ऑब्स्टिनेट पर्सन होता है. और एक होता है सपल थंब. थंब भी ऐसा होता है और जब आप उसको पुश करो तो ऐसे चले जाता है. तो ये बहुत फ्लाइबल और फ्लेक्सिबल पीपल होते हैं. तो जब हॉस्पिटल के अंदर, आई एम गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम आंसरिंग इट कॉम्प्रिहेंसिवली. जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आईसीयू में, हॉस्पिटल में पहुंचता है, ये बहुत आसान है बताना कि वो सरवाइव होगा या नहीं होगा. कैसे? आप सिर्फ देखो उसका जो, अगर वो अनकॉन्शियस भी पड़ा है, उसका थम्स का पोजीशन देखो कैसा है. थम्स अगर बाहर की तरफ है और हाथ ऐसे बंद है तो आप कह सकते हो वो बच जाएगा. क्यों? क्योंकि उसकी विल पावर है जीने के लिए. करेक्ट? और अगर अंदर ऐसे हो तो उसकी इच्छा नहीं है जीने के लिए और वो नहीं जिएगा. ठीक है? तो दिस, जब आप ऐसे चलते हो, इट मींस वेरी वेरी डिटरमाइंड पर्सन. जैसे एक आर्मी ड्रिल होती है, मार्च होता है, तो लेफ्ट राइट, दे डू इट विद द फिस्ट क्लोज. तो उनके दिमाग में उस समय में कोई चीज होती है. आप भी देखो, आप जब टेंशन में होते हो, मैच देख रहे हो और सडनली आप कोई चीज सोच रहे हो, बहुत टेंशन हो गया आपको, तो आप ऐसे ग्रिप कर लेते हो, हाथ को करते हो ना, और ऐसे पकड़ लेते हो. नर्वस टेंशन, एक्साइटमेंट होती है जिसमें. और जिसके हैंड्स ओपन होते हैं, he is a person who is easily approachable. आप उससे कोई भी चीज, उसका ओपन माइंड है, आप वैसे भी जाके उससे बात कर लो, फ्रेंडली प्रकार का इंसान. तो नॉट फ्रेंडली एंड फ्रेंडली, ये डिफरेंस है. डिटरमाइंड एंड ओपन, दिस इज द डिफरेंस. इजंट इट सो इंटरेस्टिंग? आपको एक और चीज बताता हूँ. रोमन एम्पायर में, सिंस यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, एक और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो आज थर्ड डिग्री में और ये सब चीजें बिलीव करता है, लेकिन जो पुराने राजा होते थे, जब पकड़ लेते थे लोगों को, उनसे कन्फेशन कराना होता, क्या करते? वो उनका अंगूठा बंद करके ऐसे बांध देते. ठीक है? अब इमेजिन करके देखो, करके देखिए आप लोग सब जितने मुझे सुन रहे हैं, आप थंब को अंदर करके बंद करो. आप 3 मिनट के अंदर इतने अनकंफर्टेबल फील होंगे. कैसा लग रहा है बताओ मुझे? 1 मिनट में ही पता चल रहा होगा आपको. करेक्ट? बहुत मुश्किल हो रही है जी. क्यों? क्योंकि ये हेड है, तो आपके हेड को बांध दिया, विल पावर को बांध दिया. तो उसको जब ये बांध देते थे तो अपने आप पूरी चीजें कन्फेस करता था, इतना परेशान हो जाता. तो इंस्टेड ऑफ थर्ड डिग्री टॉर्चर, पुलिस को ये मेथड यूज करने चाहिए. Isn't it interesting? It's very very interesting. In fact, बहुत से लोग चैट पे मैसेज भेज रहे हैं. हैंडशेक पार्ट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल. बॉडी लैंग्वेज पार्ट इज वेरी यूजफुल.
and people want to ask you questions, Anupam ji. तो मैं क्या देखो टाइम बहुत कम पड़ने वाला, बहुत मॉडल है, अगर एक्सटेंड होता है टाइम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो दूसरे मॉडल्स हैं जो कलर हीलिंग पे और सोलर हीलिंग पे, जो मैं कहने जा रहा हूँ ये पूरे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इनको कहीं भी नहीं पढ़ोगे और देखोगे आज। ये मेरा रिसर्च का ये रहा है, और ये सब हमें बचाएगा। और अगर आयुष मंत्रालय भी इस सेशन को देखता है, मेरे पास ऐसी चीज है, आई हैव द सोल्यूशन फॉर कोरोना, लेट मी टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली। इतना हमें पैसा खर्चने की भी जरूरत नहीं है, ईस्टर्न विजडम है। आज देखो इतने योग गुरु हैं आयुर्वेद के, कोई भी कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहे, लेकिन मेरे पास गवर्नमेंट के लिए ऐसे सोल्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर इतना बड़ा टैलेंट था, इतना काम किया गया है, ये बेचारे लोगों को कोई रिकग्निशन इंडिया में नहीं मिला। लेट 1800s अर्ली 1900s में ये लोग विदेश चले गए, और जो अमेरिका की भी ऑल पावरफुल फार्मासिस्ट लॉबी है, ड्रग लॉबी है, मेडिकल लॉबी है, ये ऐसे टाइप के जो ट्रीटमेंट जो फ्री में होते हैं इनको प्रमोट नहीं करना चाहते, और क्विक रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जो भी आपकी हीलिंग हो रही है, अब देखो भगवान सब द्वार बंद कर चुका है, ये सिंबॉलिक है, सब मंदिरों के द्वार भी बंद है, करेक्ट है ना, हम कहीं भी नहीं जा पा रहे, तो कुछ तो बड़ा मैसेज होगा। मक्का मदीना बंद, चर्च बंद, वेटिकन बंद, हमारे सब कपाट बंद है यहाँ पे। गॉड इज टेलिंग अस थिंक, बी कंपैशनेट। और हिपोक्रेसी इतनी हो रही है, टेंपल्स में लोग जाते हैं, वर्शिप करने के अंदर भी फैशन हो गया है। मंदिर का मतलब क्या होता है? पूजा करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए है, साइलेंस के अंदर। पंडित लोग भी जहाँ इतना कमर्शियलाइजेशन कर लिया, इतनी आवाज होती रहती है, वहां तो जाके पीस में बैठना है, अपने आपके चक्रस को अलाइन करना है, उससे ज्यादा कोई महत्व नहीं है। मंदिर में भी शांति नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो सोलर हीलिंग जो है, हम इससे बात करेंगे, आपके क्वेश्चंस पहले ले लेंगे। इसके अंदर वो जादुई चीज है, आज सूर्य देव ही है भगवान, आप कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, निराश मत होइए। जो प्रथम साक्षी हैं आपके और मेरे जन्मों के, अनेक जन्मों के जो हैं, वो सूर्यदेव आकाश में आज भी हैं। जिस दिन सूर्यदेव आकाश में नहीं निकलेंगे तो सोचना कि धरती का अंत निकट है, और कभी भी हो सकता है। लेकिन 7000 AD तक तो कुछ नहीं होने वाला है, डोंट वरी, ये सब मैं प्रोफेसी स्टडी करके आपको रिलैक्स कर रहा हूँ। लेकिन सूर्यदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, त्रयी मूर्ति नमो नमो, अस्त काले स्वयं विष्णु, मध्य काले माहेश्वर, मतलब भगवान शिव जो है। तो इन्हीं की पूजा, मैं कुछ मंत्र भी बताऊंगा आप जो करेंगे, इतना समय है नहीं मंत्रों के लिए, लेकिन बाद में प्राइवेटली आपको बता सकता हूँ। ये करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, and I will tell you what all researches have been done on this subject. Now I'll take your body language and other questions before we exit this model. So उससे पहले आप ये बताएंगे अनुपम जी, जो आप कलर थेरेपी और अब हाँ वो एक बार बता दें, उसके बाद हम क्वेश्चंस ओपन करेंगे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, कलर थेरेपी जो है ये बहुत प्राचीन है। हमारी जो ऋषि थे, जो कुंडलिनी का ज्ञान था, चक्रों का ज्ञान था, व्हाट वाज इट? इट वाज कलर थेरेपी ओनली। बट हमने चक्रों को स्टडी किया, हर एक चक्र में से अलग कलर उसको इन्फ्लुएंस करता है। और आप में से अगर जिन्होंने स्कूल में प्रिज्म देखा है, प्रिज्म जब हम देखते थे हमें दिखाए जाते थे 7 कलर्स, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब दिखता है, ठीक है। तो जो धरती है, वो जितने भी लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमेट, इनएनिमेट जो सब्जेक्ट्स हैं, वो एक कलर एमिनेट करते हैं, और वो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विबग्योर ही है। हालांकि सूरज से जो है 7 कलर नहीं निकलते, मोर देन 1000 कलर्स हैं। सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, हमारे ऋषि जानते थे। तो सूर्य की जो किरण है उसमें अल्ट्रावायलेट भी है, और भी टाइप के वेव्स हैं, जो आज आप देख रहे हैं हीलिंग के अंदर। आज आप डेंटिस्ट्री के अंदर देखते हो, वो लोग लेजर्स भी यूज करते हैं। आप फिजियोथेरेपी कराने जाते हो तो उसके अंदर शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव्स भी यूज करते हैं, करेक्ट। तो ग्रीक्स इसी प्रकार से सूर्य भगवान के, हीलियोसिस नाम के उनके भगवान थे, वो उसको हेल्थ के गॉड थे ग्रीक्स के। तो उनकी पूजा करना, सन टैनिंग करना, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। फिर प्लिनी द एल्डर जो है 60 AD के आसपास, जो इनिशियल ईयर्स ऑफ AD के अंदर, उन्होंने कहा है कि जो सन के जैसा जो है कोई हीलर ही नहीं है। मतलब what cannot be healed by the sun cannot be healed by anything. लेकिन ग्रेजुअली रोमन सिविलाइजेशन जो है उसका फॉल हुआ,
क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ, और उसके साथ जो सोलर हीलिंग है या लाइट से हीलिंग करने वाली चीजें डिसयूज में आने लगी। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी उसको अगेंस्ट समझता था, वो एक अलग इस पे चला गया। फिर बहुत सारे इयर्स इलैप्स हुआ, और 1870s में थॉमस ब्लंट करके डॉक्टर हुए, इन्होंने नोटिस किया जो सूर्य की किरणों में एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट है, करेक्ट। उसके बाद में 1800 में, लेट 1880s के अंदर रॉबर्ट कॉच नाम के एक डॉक्टर हुए, वो उन्हें नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में। उन्हें डिस्कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि सनलाइट इज लेथल टू बैक्टीरिया विच कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस। तो एक इतनी बड़ी चीज है। आप जानते हैं कि 1900s में वर्ल्ड वॉर 1-2 के समय दमा और जो ट्यूबरकुलोसिस एक प्लेग के अलावा सबसे बिगेस्ट किलर था, इसका इलाज नहीं था। हालांकि पुराने टाइम में इसको मानते थे कि ये हेरिडिटरी है, और ये नहीं समझते थे कि ये कॉन्टेजियस हो सकता है। तो हम आते हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनको क्रेडिट देना जरूरी है बिफोर आई एक्सप्लेन दिस थिंग। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, अच्छा 1890s में नील फिंसन आए। फिंसन का नाम सुना होगा, फिंसन बल्ब आते हैं, सुना है आपने? ये इन्होंने मेडिसिन यूज किया, सनलाइट को मेडिसिन जैसे यूज किया स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीजेस के लिए, और रेड लाइट यूज करते थे। ये इनकरेज करते थे कि इनके पेशेंट्स विदाउट क्लोथ्स सन के अंदर घूमे अबाउट 20-25 मिनट्स। लेकिन ये सनलाइट, उन्होंने कहा कि जो जब हॉरिजॉन्टल होता है सन, जो मॉर्निंग का सन होता है 8 बजे का टाइम, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम, उसी समय में करना चाहिए। और जो शाम का जो समय, अच्छा वी आर फॉर्चुनेटली in a period where it is early spring in some late spring in some parts of the country and early summer. This is the best time to take solar rays and expose. अब आपने बहुत सारे फॉरेनर्स को देखा होगा 5 स्टार्स में जाके वो पूरा दिन सन टैनिंग करते हैं, वो गलत है, क्योंकि दैट कैन, अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज, ज्यादा एक्सपोजर से स्किन कैंसर भी हो सकता है। जब ये ठंडी हो हवा, मान लीजिए ठंडी है हवा और हॉरिजॉन्टल है, मतलब सुबह 6 से 8 बजे का टाइम, फिर शाम से 4:30-5 से 6 बजे का टाइम, आप 40 मिनट्स का जो एक्सपोजर सन का जरूर लिया करें। अब देखो, जब सब लोग हम घर में बैठे हैं तो पहली चीज सनलाइट से डिप्राइव होते हैं। सनलाइट मीन्स हैप्पीनेस, मीन्स लाइफ। जब आप कर्टन्स कर देते हो अंधेरा हो जाता है, अंधेरा है राहु, करेक्ट, आप डिप्रेस फील करने लगते हो। पहले प्रिजनर्स को हम काला पानी भेज देते थे अंडमान आइलैंड्स। तो इस प्रकार से जब आप सनलाइट लोगे, पूरी बॉडी में नहीं लेना है, पहले लेना है फीट पे 20 मिनट्स फॉर द फर्स्ट 10 days, फिर धीरे धीरे प्रोसीड करके नीज तक लीजिए नेक्स्ट 10 days, फिर आप थाइस पे लीजिए, एंड लास्ट एक्सपोजर विल बी ऑन द लंग्स एंड चेस्ट एटसेट्रा, क्योंकि ताकि जिसको हाई ब्लड प्रेशर है एटसेट्रा प्रॉब्लम नहीं हो। द होल आइडिया इज to raise the temperature and draw the blood up on the surface, जिससे जो टॉक्सिन्स ऑलमोस्ट जो लिवर भी एक्टिव हो जाता है, एंड इट एक्सपेल्स द टॉक्सिन्स। तो आपके अंदर, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, डी इज नॉट अ विटामिन एज कॉमनली बिलीव्ड, इट इज अ हार्मोन जिसका सिंथेसिस सनलाइट से होता है, कन्वर्ट करता है मैग्नीशियम से कैल्शियम को। तो अगर आप इस प्रकार 1 महीना लेते हो, पूरा साल का आपका D3 का जो लेवल्स है, रिजर्वॉयर जो है, कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, रिकेट्स नहीं होंगे, रिकेट्स तो खैर आजकल होते भी नहीं है, लेकिन आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है नहीं होंगे, लंग से प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग से प्रॉब्लम है, ये नहीं होगा, क्योंकि दिवाकर सूर्य जो है आपके पूरे, जैसे मैंने आपको बोला, अगम्य गमनात् पूतो भवति, असत्संभाषणात् पूतो भवति, मध्याये सूर्य जपत्वा स महामृत्युतरति स महामृत्युतरति, ये एवं वेद उपनिषद। सूर्य की पूजा के अंदर भी ये दिया गया है, हर प्रकार के जो डिजीज को जो है नष्ट करता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात आसमान में है। तो अलग अलग तरीके हैं। ये तो हो गया टैनिंग की बात। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको, जस्ट गिव मी अबाउट 5 मिनट्स, आई जस्ट वाइंड दिस सेक्शन। तो इस समय सर हेनरी गाविन आए यूके के अंदर 1900s में। इन्होंने कहा सी बात भी करना चाहिए, डेड सी में ले जाते थे पेशेंट्स को, थोड़ा एक्सपोजर देते, उनको गरम गरम चीजें पिला के, फिर उनको पकड़ के जो है सी में टैन कराते। बात भी उन्होंने नोटिस किया, इससे भी बहुत सारे डिजीजेस चलते हैं। 1980s के अंदर हमने देखा एक नर्स ने डिस्कवर किया कि कुछ जो बच्चे हैं
वो ऑलमोस्ट जैसे डेथ बेड पे है, उनको वो थोड़ा सा बाहर ले गई, तब तो ये वेंटिलेटर्स और ये नहीं होते थे पहले, तो जाके देखा सनलाइट से जो एक्सपोजर हो रहे हैं वो बच्चे जो ठीक हो गए, और जो लाइट से डिप्राइव थे वो मर जाते। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो सनलाइट है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर आप देखो जब बैटल्स होते थे, रेड क्रॉस के ग्रीन कलर के टेंट होते और ऊपर वो ब्लू कलर की या ब्लू कलर की लाइट, सॉरी ग्लास होता, तो सनलाइट व्हाइट होती है, सनलाइट जैसे उसमें से जब आती तो नीचे ग्रीन कलर के आती, जो ग्रीन कलर का जो लाइट है स्पेक्ट्रम का, इट इज द हीलिंग लाइट, इट गिव्स लाइफ। मैं आपको कलर ब्रीदिंग भी समझाऊंगा कि घर में बैठ के कलर ब्रीदिंग, अगर लाइट भी नहीं आती आपके घर में तो आप उस कलर को कैसे ब्रीथ कर सकते हो, हर डिजीज का आप जो इरेडिकेट कर सकते हो जस्ट बाय योर माइंड एंड जस्ट बाय द सन रेज। इतनी गजब की बात है, इजंट इट? तो हम देखते हैं, हाँ, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1900s में, जिसे लेडी ऑफ द लैम्प कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कोट भी किया अपने एड्रेस में रिसेंटली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको डॉक्टर डेथ जैसे कहा जाता था, इतना नाम खराब हो गया था इनका, क्यों? जब क्रीमिया वॉर हुआ था, क्रीमियन वॉर्स हुए थे, तो इतने सारे लोग, 4-4.5 हजार लोग तो बैटल में मरे, और उससे ज्यादा लोग जो हैं वो क्वारंटीन कैंप्स में मरे। ये जो अभी मैं सेगमेंट बात कर रहा हूँ, दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट इफ दे थिंक एंड प्लान लाइक दिस, बिकॉज आफ्टर वो जो बिल्डिंग के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने शिफ्ट किए थे पेशेंट्स, उन्होंने कमांडर को बोला बैटलफील्ड से पास नहीं रखेंगे, हम दूर रखेंगे, और वो जो बिल्डिंग सिलेक्ट की, बहुत सारे प्रिजनर्स को रखा, ऑलमोस्ट 90-95% मर गए। तो बाद में जब वो ठीक हुई, खुद भी बहुत बीमार हो गई थी, मरते मरते बची, उन्होंने आके बोला कि ये हुआ क्यों? जब रिसर्च किया देखा कि सुवरेज भी था वहां पे, और वो बिल्डिंग कोल्ड और डैम्प है, कोल्ड एंड डैम्प कंडीशंस जहां भी होता है, दे आर वेरी फर्टाइल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, अंधेरा एक्सेट्रा। तो उन्होंने फिर सोच सोच के उन्होंने नाइटिंगेल पवेलियन वार्ड्स कहते हैं वो बनवाए, जो कि 30 पेशेंट्स को अकोमोडेट करते हैं, और उनको सोलर आर्किटेक्चर किया। व्हाट इज सोलर आर्किटेक्चर? जो मेरी ये बात सुन रहे हैं इंडिया के अंदर हॉस्पिटल वाले, उन्हें जरूर ये करना चाहिए, आपका जो हॉस्पिटल्स का जो ओपनिंग है साउथ ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए। और आप जानते हैं पुराने टाइम में, लेट्स गो बैक 40 इयर्स बैक, जो हॉस्पिटल्स थे, बड़े बड़े पारसी हॉस्पिटल्स देखो, विंडोज भी खुले होते थे, सनलाइट आती थी अंदर, इधर से भी वहां से भी, फ्रेश एयर एंड सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्यूरिंग। और आज जो क्वारंटीन सेंटर्स में हम जिनको भेज रहे हैं वो भाग जाते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं? देखो, हमें ये प्लेसेस रिलैक्स करना है, अगर क्योर करना है, यहाँ पे सर्टेन प्रकार के जो म्यूजिक, जो ऑक्टेव्स हैं, वो मैं बाद में शेयर कर सकता हूँ, वैसा म्यूजिक प्ले होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वेव्स माइंड को शांत करते हैं। और जो लैंप है, अभी ये उनको एसी में रखा हुआ है, अभी ये तो वायरस के लिए फर्टाइल ग्राउंड है, वो ठीक कैसे होगा? 14 दिन क्यों लगने चाहिए? 4 दिन के अंदर ठीक होने चाहिए आदमी, 4-5 दिन में, करेक्ट? तो नाइटिंगेल ने क्या किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, उसने जो वार्ड्स बनाए लेफ्ट राइट दोनों भी तरीके के, इसमें विंडोज, 2 पेशेंट के लिए एक बड़ा विंडो, और जो चीफ नर्स, हेड नर्स बाहर बैठती थी, बड़ा विंडो था, entry of the door was from here only, from there she could monitor all the 30 patients, they were kept at distances, और sunlight का exposure उनको मिलता, and they were recovering fast। तो इसके अंदर जो सोलर आर्किटेक्चर वाले वार्ड्स इज द आंसर। और जो आपके ऊपर लाइट गिर रही है, अगर ग्रीन लाइट, अगर इनको एक्सपोजर मिले पेशेंट्स को ऊपर का खोल के, इवन 30 मिनट्स एक्सपोजर अगर इनको ट्वाइस मिले दिन के अंदर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आप में से तो कुछ लोग फिरोजा पहनते होंगे फैशन के लिए एक्सेट्रा, टर्कोइज जो है, लेकिन इसके लिए ओरिजिनल फिरोजा चाहिए, ईरानी फिरोजा जो है। आप अगर यहाँ पहनते हो, यहाँ तक लंग्स तक आते हुए, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, लंग रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे आपको। एंड जो मेटल्स हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई डिजीज नहीं है जो सुवर्ण से ट्रीट नहीं हो सकती है, ठीक है? कीरो, जो बहुत फेमस पामिस्ट हुआ करते थे अपने टाइम के, उन्होंने एक इंसिडेंट अपने मेमोइर्स में लिखा है कि एक डॉक्टर थे, उनके पास उनका एक इन्वेंशन था, वो हंगेरियन गोल्ड इज सपोज टू बी मोस्ट प्योर ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गोल्ड, उसको यूज करके बड़े जाइगेंटिक उसको फोर्स
करंट या जो है उसको दिया जाता था चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और वो एक फनल से अटैच था, ग्लास फनल, जिसमें वो वेपर्स में ट्रांसफर होके वो वेपर फ्यूम्स में बन जाते, गोल्ड फ्यूम्स जिसे बोलते हैं, एंड यू वुड मेक द पेशेंट इनहेल दोस फ्यूम्स। ओके, तो उनका ये कहना था जब वो फ्यूम्स आते हैं जिसकी ब्लीडिंग ऑफ द लंग्स हो रही है, क्योंकि उस समय लंग का बड़ा प्रॉब्लम होता, वो जाके एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे गोल्ड प्लेटिंग हो जाता अंदर, क्योंकि अगर वायरस है उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, लेकिन ये फ्यूम में इतना कम ये होता, वो जाके उससे चिपक जाता, इट वुड डिप्राइव द दिस थिंग ऑफ एनी ऑक्सीजन और एनीथिंग। सो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं एज अ ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें 1900s के अंदर की गई है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आयुर्वेद से, सूर्य चिकित्सा से, और हमारे चरक ऋषि और उन्होंने कहा है 24 कैरेट अगर हमारे पास सोना होगा थोड़ा सा, उसको 2 ग्लास जो है वाटर के, हम उसको बॉईल कर दें, जिसके अंदर इतना सोना डालें, छोटा, बहुत ज्यादा नहीं, और 2 ग्लास का पानी 1 ग्लास का हो जाए, और उसको धीरे धीरे सिप करें। लेकिन जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको नहीं लेना चाहिए, वो सिल्वर से यही प्रोसेस कर सकता है, और जो कुछ नहीं कर सकता तो वो कॉपर से करे। लेकिन कॉपर से करे भी जिस लोटे में, आप प्लीज टेक केयर इट इज नॉट गेटिंग ग्रीन और ऑक्सीडाइज्ड और समथिंग, अदरवाइज इट विल कॉज ऑक्साइड पॉइजनिंग और समथिंग। तो कॉपर भी पहनना अपने हाथों में किसी भी फॉर्म में, क्योंकि वायरस जो है ये रह नहीं सकता, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है कॉपर पहनने से। तो गोल्ड पहनने से तो आपको अगर पहनोगे भी तो ठीक है, लेकिन वायरस के लिए जो इनटेक करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, सनलाइट है, सोलर, अच्छा आप नहीं है, गोल्ड सिल्वर कॉपर कोई नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना चाहिए? प्लेन ग्लास की बॉटल्स होंगी, वो आप ब्रिम तक भर के, आपके घर के बाहर जहां भी सनलाइट अच्छी आ रही है, बॉटल्स वहां भर के रख दीजिए, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे जो है इनका एक्सपोजर हो। नाउ दिस इज सोलर चार्ज्ड वाटर and it is fit for consumption but not like regular water because इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और सनलाइट की वजह से, बिकॉज सनलाइट इज एंटीबैक्टीरियल, तो इसमें पूरी बैक्टीरिया भी छोटा मोटा जो भी होगा खत्म हो गया, और आप जब इनग्रेन करोगे, जो आप पियोगे, अंदर का भी बैक्टीरिया जो है उसको भी मारेगा, लेकिन इसको सिप कर करके दिन भर पीना है। ऐसे आप कलर्ड बॉटल से यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर से, ऑरेंज से। अगर आपको मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो रहे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, या थाइज में प्रॉब्लम ज्यादा बैठ के जैसे आजकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑरेंज कलर जो है रिलैक्स करेगा। वेरियस कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट डिजीज। ग्रीन आपके लंग्स और हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कलर ब्रीदिंग के बारे में आपको बताता हूँ, फिर आप क्वेश्चंस पूछ लेना कैसे करना है। हमें ऐसे इरेक्ट होके बैठना है चेयर के ऊपर, पाम्स ऐसे रखकर नीचे, एंड वी हैव टू जस्ट यहां से ब्रीथ करना है, जैसे वो क्रिया योग में करते हैं ना। यू हैव टू ग्रेजुअली पुल योर ब्रेथ अप, एंड जिस भगवान में आप बिलीव करना चाहते हो कर सकते हो, कोई भी गुरु है या भगवान है, शिव है, गुरु नानक है, एक्सेट्रा, एंड जस्ट imagine him standing there, और ऊपर से white light, all the divine treatments start with white light and end with white light. In between we will experiment with the other lights. So when you draw in, you imagine the white light is coming over you, entering your body, into your body throughout your organs, and just hold your breath for how long you can. 12 seconds, 18 seconds would be comfortable enough. You hold your breath, and then when you're releasing it, आप देखो शरीर में से जितने इम्प्योरिटी है, दर्द है, डिजीज है, यू इमेजिन इट इज गोइंग आउट। ऐसे 2 बार करना है। इसके बाद में यू आर रेडी टू इनग्रेन अदर लाइन्स। जैसे आपको अगर प्रॉब्लम है, शरीर ओवर एक्साइटेड रहता है, गर्म रहता है, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, देन यू कैन स्टार्ट विद द विप फ्रीक्वेंसी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और ये कूल फ्रीक्वेंसीज है, ये ऊपर से नीचे लेनी है, ठीक है। पहले वायलेट ले लोगे, सेम प्रोसेस है जैसे व्हाइट लाइट को किया, फिर ब्लू लेंगे, 2 मिनट्स रुके, फिर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ब्लू ले लेंगे। लास्ट पे हम लेंगे नीचे से, धरती से ड्रॉ करेंगे रेड कलर को, रेड, येलो, ऑरेंज, करेक्ट। ये मूलाधार चक्र और इस लेवल तक ये आते हैं। You have to imagine these rays are coming from below the earth, entering the soles of your feet and going up and surrounding your body and coming. So there is a balance between the cool forces and the hot forces, correct? जो कूल फोर्सेस हैं और हॉट फोर्सेस को जो मिक्स करते हैं कलर, यहाँ येलो है, यहाँ ब्लू है, तो येलो प्लस ब्लू क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ग्रीन इज अ कलर ऑफ हीलिंग ऑफ मदर अर्थ,
वो आपका स्टमक, आपके लंग्स, आपके हार्ट, इस एरिया में ये दो कलर्स जब ऊपर और नीचे वाले फ्यूज होते हैं तो ग्रीन तैयार होता है। ग्रीन कलर को कैसे एनग्रेन करोगे आप? हाथ से, क्योंकि हाथ जो है हीलिंग हैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि रेडियोनिक वेव्स ये जनरेट कर सकते हैं। तो आप जब ये करोगे, आपको इमेजिन करना है आंख बंद करके कि धरती से निकल के हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पाइरल वे में वेव्स आ रही है। देखो ऐसे 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 एंटर कर रहे हैं आपके umbilical cord से, they are going in gradually and filling your body and they leave from the umbilical cord itself, right? So the healing session is over. This can be done twice a day. जिसको खाली ग्रीन करना है तो वो ग्रीन करे, क्योंकि अगर आप उल्टा करोगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू नीचे से लोगे, रेड ऑरेंज ऊपर से लोगे, सब उल्टा होगा। क्योंकि कहते हैं सर जो है आपका ठंडा रहना चाहिए और पाँव गर्म रहना चाहिए, ऊपर के ऑर्गन्स ठंडे, नीचे के गर्म। अगर उल्टा हो गया, अगर आपने उल्टे रेज ले लिए तो सब उल्टा हो जाएगा। इट कैन बिकम डिजास्टर्स। Are you? I hope it's not got very heavy. I've tried No, to make this it. is amazing. In fact, we are thinking that we should have one more session with you, Anupamji. This time is, I'm thinking it is less. There's so many questions with me. Can I start asking you questions, Anupamji? Yes, yes, yes. मेरा पहला क्वेश्चन मीनल, मीनल आर यू देयर ऑन द पैनल हियर? मीनल जैन, मीनल आर यू देयर? ओके, इनका क्वेश्चन है अनुपम जी, ये पूछ रही हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आप प्रिडिक्शन करते हैं, एक जोडिएक साइन होता है इंग्लिश का, जैसे मेरा जोडिएक साइन इंग्लिश में पाइसियन है, मुझे नहीं पता। I got the question. I'll answer it. And I got the question. I'm The there. question is whether you should read by sun sign or lagna or whatever. yeah, तो क्वेश्चन का वही है ना क्वेश्चन। तो Yes. देखो जो डेली वाले प्रेडिक्शंस आते हैं, मैं तो लिखता हूँ सन साइन के हिसाब से, उसमें डेट्स भी मेंशन होते हैं। और जो वीकली फोरकास्ट आता है, आप देखेंगे उसमें मैंने डेट नहीं लिखा हुआ है बीच में, वो आप Yes, लग्न नहीं से लिखा है। देख सकते हो। हाँ, क्योंकि वो वीकली फोरकास्ट जो है मैं लगन के हिसाब से लगता हूँ। लगन जो देखो आपका सन जो है एक साइन में 30 डेज रहता है, मून साइन जो है आपका 27 आवर्स में बदल जाता है। मून साइन मोर एक्यूरेट है और उससे ज्यादा एक्यूरेट लग्न है, बिकॉज लग्न हर 1.5 घंटे में बदल जाता है। इसमें और भी टेक्निकल है, अगर मैं और टेक्निकल बताऊं तो आपका हर हफ्ता वैसा ही जाएगा जैसे मैंने लिखा है। अगर आप Really? फॉलो कर सकते हैं तो मैं, हाँ हाँ बिल्कुल, आपको अलग से फोरकास्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका ऐसा है, देखो लिसन टू मी, जो फायर और वाटर साइंस जो है, प्लीज लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू। फायर एंड वाटर साइंस मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये हो गया एक साइन, इनको देव गुण के साइन कह लिया। और दूसरे प्रकार है राक्षस साइंस, नॉट दैट दे आर राक्षसas, बट फॉर टर्मिनोलॉजी वी कॉल इट राक्षस साइंस। दीज आर ऑल द एयर साइंस। Okay, so we have Gemini, Aquarius, and Libra, and the Earth signs: Taurus, Virgo, Capricorn. Correct? Correct. So ये अलग ग्रुप के हैं। अगर आपका कोई भी सन या मून या सन या लग्न या any two signs are found in one of these groups, अगर वाटर साइंस वाला देव ग्रुप के अंदर है तो उसी को एसेंडेंट मान के पकड़ो, whether it is moon or lagna or moon or sun, whatever. अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको तो I'd be glad to have find this out for you all. That's not a problem. Okay. I'll put a note. I'll send you a note so that it explains everything to everybody. That would be helpful. Thank you. Yeah. thank you Anupam. You will really have to find this out for us. We really want to know this. I always used to get confused with this, this with the moon sign or zodiac sign. Okay. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है अनुपम जी। पूनम शर्मा है, ये बैद्यनाथ परिवार से हैं, ये पूछ रही हैं कि आयुर्वेदा का क्या फ्यूचर होगा इस पेंडेमिक के बाद? आयुर्वेदा क्या कुछ ढूंढ पाएगा इस पेंडेमिक में, या आप कुछ बताएंगे उस पे? देखो आयुर्वेद जो है, अच्छा ये अच्छा प्रश्न है, मैं इसको प्रश्न कुंडली से ही देख लेता हूँ क्योंकि ये अभी आया है। तो लेट मी जस्ट पुट द प्रश्न कुंडली क्योंकि इट्स अ लाइव क्वेश्चन। पूनम आप पूछ सकती हैं अपना क्वेश्चन। अग्नेश 12th में एफ्लिक्टेड, 10th हाउस में सूर्य और बुध, सूर्य उच्च का, और 10th लॉर्ड इज आल्सो इन 7th हाउस विद गुरु। फ्यूचर अच्छा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पैंडेमिक के लिए क्योर आयुर्वेद से आएगा ये नहीं कह सकता मैं। और आयुर्वेद इंक्रीजिंगली आगे चल के इसका जो है एफिकेसी बढ़ेगा, इस पे रिसर्च भी होगा। आजकल बहुत कमर्शियलाइज हो गया है आयुर्वेद भी जो है, और बहुत प्रकार के चीजें एक्चुअली जब तक आपके पास अच्छा वैद्य ना हो
I'm so sorry to say this, Ayurveda doesn't work unless you have enough of good teachers of Ayurveda. So that is the main question which is there, and I hope, and this government is doing a good job, we should encourage. And even मैं कहता हूँ कि देखो, मैं तो अभी स्पेशलाइज्ड आयुर्वेद में नहीं हूँ, लेकिन मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट काफी वास्ट है, लेकिन आई वॉलंटियर माई सेल्फ, अगर कोई भी जो साइंसेज है इसमें से गवर्नमेंट को इनपुट देके, आई एम 100% श्योर वी कैन सेट अप apparatus फॉर हीलिंग. आप आयुर्वेद से जो जुड़ी हुई चीजें, एक क्वेश्चन जो इनसे जुड़ा हुआ है जो हम भूल गए एड्रेस करना, मेरे पास ऐसी चीज है जो 1950s में की गई थी, वो लोग नहीं है अभी, और उससे पहले भी. जैसे घड़ियाली नाम के एक व्यक्ति थे, पारसी जेंटलमैन, who's done such spectacular work in the field of colors and light. उन्होंने हर डिजीज को हील किया है सिर्फ और सिर्फ लाइट से. आज मुझे जो प्रॉब्लम होती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर असेंबल करने के लिए अगर आप किसी को बताने जाओ तो वो आइडिया कॉपीराइट मतलब वो स्टील करके खुद करने लग जाएंगे. Not being from a medical background is another big problem. The moment I tried approaching some secretary of some minister to say, I have the cure. He says, वो पूछ रहे हैं कि कितने केसेस कोरोना पे ट्राई किया. This is very stupid question. अभी चीज जो है, are you from a medical background? 20-25 सैंपल आपने किए क्या? This is not the time for doing. We have to experiment with whatever knowledge we have. It is known. और डॉक्टर घड़ियाली के साथ जो है, दिनशा घड़ियाली नाम था उनका, आपको किताब भी दिखाता हूँ कि ये आपने पढ़नी चाहिए. ये देखिए, ये 1900s की किताब है, स्पेक्ट्रोक्रोम थेरेपी जो नाम की किताब है. तो इसके अंदर उन्होंने एक apparatus बनाया था जिसमें पेशेंट्स को वो क्या करते, पहले फोटोग्राफ लेते, फोटोग्राफ से प्रिज्म में उनका ये देखते और उसमें पता चलता कौन सा कलर डिस्प्लेस्ड है, और वो कलर डिस्प्लेस्ड है तो इस ऑर्गन का प्रॉब्लम है. रिवर्स में वर्क करते थे, बिकॉज जो हमारी बॉडी है 7 लेयर्स है, शीट्स है, एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी तो लास्ट है, कैजुअल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, ऑल दीज बॉडीज आर देयर. तो हमें अगर वायरस को डिफीट करने, देखिए एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज अ फ्रीक्वेंसी, इवन वायरस हैज अ फ्रीक्वेंसी. तो जब हम सूर्य की पूजा करेंगे सर्टेन मंत्रस के साथ, और ये जब चीजें ग्रहण करेंगे, सोलर वाटर एटसेट्रा, हम the idea is to raise our frequency into higher frequency than the virus. आपकी ऑरा जब एक्सटेंड हो जाती है, कवच करते हो कोई भी सूर्य का, एक्सटेंड होता है, तो वायरस में भी एयरबोर्न, इट विल कम, इट विल टच योर कवच एंड उधर ही खत्म हो जाएगा. आप देखते हो पुराने टाइम में जो ऋषि लोग लोटा लेके घूमते थे पानी का, बड़ा राक्षस आ गया, उस पे ये करके मंत्र करके ऐसे डालते तो वो भस्म हो जाता था. तो मंत्रों में बड़ी शक्ति है. तो आयुर्वेद जो है, और घड़ियाली और इन लोगों ने, डॉक्टर भट्टाचार्य हुआ करते थे 1950s में, रेडियोनिक्स नाम की एक साइंस और वाइब्रेटरी रेट के ऊपर उसको रोटेट करते, फोटोग्राफ बॉक्स में रखते. अब ये पेशेंट यूएसए में बैठा है, जर्मनी बैठा है, और एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. जैसे यू आर टॉकिंग टू मी टुडे, देयर इज टेक्नोलॉजी, यू एंड आई आर एबल टू सी ईच अदर. 20 इयर्स कलर का फ्रीक्वेंसी ऑरेंज चक्र को डिनोट करेगा, करेक्ट? तो उसको अभी जिसको ग्रीन चाहिए, एमरल्ड डाल के घुमाया, उसको 40 मिनट्स 2 बार हमने घुमाया, और बाद में उसके फोटोग्राफ्स लेके देखेंगे तो उसके ऑरा के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, वो कलर ठीक हो जाता है और वो आदमी उधर ठीक हो रहा है. तो दिस इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मैनुअल इंटरवेंशन एटसेट्रा, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस हीलिंग. तो ये आगे की चीजें हैं. और सिमिलरली जो कलर्ड बल्ब्स होते हैं, लैंप्स होते हैं, वो हम लगा के, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, एक इंसान जो सामने खड़ा है उसको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, लेट्स से लंग से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, तो उसको हम ग्रीन कलर का जो लाइट देंगे, एक्सपोजर करेंगे 40 मिनट्स, बल्ब लगा दिया, फोकस लैंप दिया उसको, उस इसमें धीरे धीरे वो ठीक होगा. अच्छा, आपका स्किन भी ठीक होता है. लेमन कलर का जो फ्रीक्वेंसी है, कितने भी छाई पड़ी हो, मार्क्स हो, सब आप दोगे वो एकदम क्लियर हो जाता है, पिगमेंटेशन भी क्लियर हो जाता है. सो दीज आर नॉन इंट्रूसिव काइंड ऑफ मेथड्स एंड दे हैव एब्सोल्युटली नो साइड इफेक्ट्स. अगर आप किसी रेड लैंप से अगर वाटर को अगर रेज दे रहे हैं, तो आप थर्मोमीटर डाल के देख सकते हो, वो गर्म हो जाता है. सो इट इज लाइट थेरेपीज. सो वी नीड टू बी यूजिंग दीज काइंड ऑफ थेरेपीज व्हिच आर नॉन इन्वेसिव एंड व्हिच रिस्टोर योर बैलेंस कंप्लीटली. मतलब आध्यात्मिक भी, फिजिकल भी, मॉरल भी, ये इंडियन साइंसेस है, इसे क्यों नहीं यूज करते हैं हम? जो इनका क्वेश्चन है, आयुर्वेद विल नेवर लूज इट्स रेलेवेंस. और आपको रत्नों के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसको जेम टिंक्चर्स भी बना के हम इनग्रेन कर सकते हैं. जैसे आप देखते हैं
होम्योपैथिक बॉटल्स के अंदर हम ग्लोब्यूल्स लेते हैं और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटीज एंड एंटीपैथी एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपका जब फ्रीक्वेंसी देख लिया फोटोग्राफ में एटसेट्रा प्रिज्म से, तो हम देखते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। सपोज इसको चाहिए हार्ट की प्रॉब्लम है, विच इज गवर्नड, हार्ट और आईज का प्रॉब्लम है, तो उसका सूर्य जरूर अफेक्टेड होगा हॉरोस्कोप में या डिविजनल चार्ट्स में वीक होगा। तो हम उसको प्योर अल्कोहल डजंट मीन योर कंज्यूमेबल अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल जो कहते हैं, उसके अंदर वो सपोज हमने रूबी को डाल दिया, अच्छा गुड क्वालिटी रूबी, और उसको डार्क रूम में रख दिया जहां लाइट नहीं आती फॉर 7-8 डेज। बाद में हमने रूबी निकाल दी क्योंकि उस इंसान को रेड कलर की जरूरत है। फिर वो ड्रॉप्स हम वो ग्लोब्यूल्स में डाल देंगे, उसको शेक करके रखेंगे, और वो 4 जो ग्लोब्यूल्स है 2 बार हम दिन में खाएंगे, और वो सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज 80% कॉम्पोजिशन आपका जो है बॉडी के अंदर वो वाटर का है, तो वो सेलुलर स्ट्रक्चर में जाता है, और जो रूबी का जो इफेक्ट होता है वो सब जगह पहुंचता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग चीज है। इसके ऊपर हमें फंडिंग चाहिए, महंगा नहीं है, लेकिन कम से कम एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं, करना चाहिए, बिकॉज ये प्रूव्ड साइंस है। हमारे प्राचीन जो लोग हैं ये किया करते थे। दिस इज एक्सीलेंट। अनुपम जी, आप एक बात बताएं, हम जब से ये स्टोन्स और सब हमने सुना है जेम स्टोन्स के बारे में, नीलम एक ऐसा स्टोन है जिसके बारे में बहुत क्वेश्चंस है। लोग कई बार इसे पहनने से डरते हैं, बोलते हैं इसे नहीं पहनना चाहिए, कोई कहते हैं कि इसका इफेक्ट ऐसा होता है कि ये एकदम किस्मत बदल देता है। उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे अनुपम जी? देखो, पहली बात तो हर स्टोन का इफेक्ट होता है, सिर्फ नीलम नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पराशर होरा शास्त्र जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में है, उसमें कहीं भी जेम्स आदमी का फॉर्च्यून चेंज करते हैं ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है। ये एक, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो बहुत एस्ट्रोलॉजर्स गुस्सा भी हो जाएंगे, लेकिन आई डोंट केयर, आई विल बी स्पीकिंग द ट्रुथ, बिकॉज दिस सेशन इज, सपोज आपने जो नंबर चूज किया आज का 28, और आज ऐड करो तो 9 आता है। आज सूर्य भगवान का ही नंबर है, सोलर हीलिंग की भी बात की है हमने, और 9 का जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 1 to 9 evolution of mankind to till the final, we are talking about everything। तो ये जो पराशर ऋषि जो कहते थे, जो मेथड्स होते थे जब आदमी संकट में था, उन्होंने एडवाइस किया मंत्रों का जाप करना, देव पूजा एडवाइस किया, दान का एडवाइस किया, चैरिटी का। अब आप, मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे, काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ। हर रिलीजन में, चाहे वो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म में है, आप गुरुद्वारा में लंगर करते हो, सेवा करते हो, और वहां जाके गुरुद्वारा क्या है, गुरु के द्वार पे आप खड़े हो, वहां प्लैनेट्स क्या करेंगे? आपने सेवा की, भूखे को आपने खिलाया, अपने भाव से आपने शेयर किया, लव है, अफेक्शन है, सब कुछ है, करेक्ट? तो यहाँ पे तो आप स्वार्थी भाव से पैसा खर्च के अपने लिए खरीद रहे हो स्टोन, करेक्ट? कोई दान तो नहीं दिया आपने, पैसे से आपने कुछ किया नहीं, लेकिन इससे आप, जैसे पुराने समय में राजा लोग मुकुट में पहनते हैं अपनी शोभना बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने एनर्जीज बढ़ाने के लिए, वहां तक मैं मानता हूँ, आपका सक्सेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आपका वो स्टोन का एनर्जी सूट होता है आपको, तो वो आपको एड करता है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट वेयरिंग स्टोन्स फ्रॉम दैट पॉइंट, बट इफ यू से कि ये भाग्य बदलता है, इसमें मुझे आपत्ति है। क्योंकि आपने कहा कि कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है, ये क्यों होती है? मैंने आपको कलर थेरेपी अभी एक्सप्लेन किया। अभी मैं ठंडे और गर्म बोल रहा था, ठंडे की जगह गर्म कर दिया, गर्म की जगह ठंडा कर दिया, बॉडी में डिसबैलेंस हुआ। तो फ्रीक्वेंसी जो है, नीलम का वॉयलेट फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करता है, जैसे कि एमेथिस्ट भी उस फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करता है। तो आप, अगर आपको वो कलर एक्सेस है, वो चाहिए ही नहीं, और आपने वो स्टोन पहन लिया, तो वो एक्सेस चीज आपको तकलीफ देगी। मैं ये कलर के लैंग्वेज में आप बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें कोई मिथ्या वाली बात नहीं है। दूसरी बात, ओरिजिनल होना चाहिए, लंका का हो, श्रीलंका का हो, नॉन ट्रीटेड हो, उसका वेट प्रोपोर्शन में आपके वेट से कितना होना चाहिए, किस हाथ में पहनना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स मैं समझता नहीं हूँ, किसी भी उंगली में मतलब आपको पहन देते हैं, उसी से पता चलता है कि जो एडवाइस कर रहा है आपको कितना जानता है एस्ट्रोलॉजी। आपको बहुत क्लियरली एक बहुत गूढ़ रहस्य बताता हूं, ताकि आप सब लोगों को हमेशा के लिए पता होगा। जो लेफ्ट हैंड है हमारा, ठीक है, इसमें सिर्फ सिल्वर के स्टोन्स पहन रहे हैं, और जो राइट हैंड है आपका, इसमें सिर्फ गोल्ड और स्टोन्स पहनने।
लेफ्ट हैंड में फेमिनाइन स्टोन्स पहनोगे. व्हाट आर द फेमिनाइन स्टोन्स? मून स्टोन, मून इज अ फेमिनाइन प्लैनेट. डायमंड, Venus is a feminine planet, right? Mercury is a eunuch, so you can wear it in both hands, but preferably in the left hand. नीलम, नीलम को भी लेफ्ट हैंड में ही पहनना चाहिए. इनको सिल्वर में, या नीलम को आप अष्टधातु में भी पहन सकते हैं, प्लैटिनम में भी पहन सकते हैं. नीलम ऑलवेज मिडिल फिंगर. स्मॉल फिंगर में आप एमरल्ड पहनोगे, और मून स्टोन या ये मोती जो है आप रिंग फिंगर में पहन सकते हो. लेफ्ट हैंड में पुखराज पहनोगे गोल्ड में. रेड कोरल पहनोगे इस फिंगर में गोल्ड के अंदर, या गोल्ड कॉपर का मिक्सचर 70-30 में. सो दीज आर द फिंगर्स. नाउ क्वेश्चन इज, कट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसमें दाग है, ब्लैक है, कट है, या खूनी नीलम है जिसमें रेडिश टिंज है, वो आपको 10x लेंस में देखना चाहिए. होलसेल मार्केट से लेना चाहिए, ज्वेलर से नहीं लेना चाहिए, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, क्योंकि 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस होता है. और वो तो हर एक स्टोन जो शाइन करता है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. इट मे बी अ गुड क्वालिटी, बट जरा भी उसमें अंदर डिफेक्ट है, because what is a gem? It is a filter which is taking in the cosmic rays and permitting, the rays are permitting inside and being absorbed through your skin. That is why the gemstone is losing weight. After a certain time you feel uska color fade ho gaya hai after many years, then you have to replace it because it is no longer useful. तो आपको सेकेंडली कॉम्बिनेशन स्टोन्स, जैसे आपने एमरल्ड और डायमंड पहन लिया साथ में, कभी कभी पहन सकते हो. ज्यादा टाइम अगर मेल पहनेगा तो इंपोर्टेंस आ सकती है, फ्रिजिड हो जाएगा, तो उसको अपनी दशा में, अंतरदशा में पहनना चाहिए. लेकिन मेरा ये विचार है कि सेमी प्रेशियस स्टोन्स क्यों नहीं पहनते लोग, परहेज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड का एस्ट्रोनॉमिकल टाइप के प्राइसेस है. 300-400 साल पहले जो एमेथिस्ट का जो दाम है, जो आज 10-15 हजार में मिलता है, वो डायमंड से ज्यादा था. और जो नीलम नहीं पहन सकता, साइड इफेक्ट होता है, उसे एमेथिस्ट ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो भी वायलेट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है. तो आप चिंता मत करें, एमेथिस्ट का तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है. और जिसे जो ज्यादा शराब पीता है या किसी भी प्रकार की एडिक्शन है, एमेथिस्ट इज अ वेरी गुड स्टोन फॉर देम. 100% एमेथिस्ट जार हो, कुछ हो, और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आप हमेशा गर्मी, हॉट हेडेड काइंड ऑफ पर्सन है, उसको मून स्टोन पहनना चाहिए, नॉट मोती. मोती जो है, अगर कर्क लगन हो, मून एफ्लेक्टेड है, या ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशंस है, तो ही पहनना चाहिए, बिना आपका जो चार्ट देखे कि सिचुएशन कहाँ है. डिविजनल नवमांशा चार्ट के अंदर और डिविजनल चार्ट में कोई भी स्टोन ऐसे नहीं पहनना चाहिए, because it can have bad effects also. Sir, Jayanti is asking us a question. Jayanti, will you like to ask the question yourself? Okay. Jayanti is asking a question. Any treatment for diabetes and blood pressure? या जो लाइट थेरेपीज जो मैं बता रहा हूँ, ये खाली डायबिटीज और उसके लिए नहीं है. मैं इनको, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा बाद में, लेकिन है. बाकी तो डाइट से रिलेटेड है. आजकल तो डॉक्टर्स भी आ गए, पर्टिकुलर डाइट्स एडवाइस करते हैं, और 3 months में शुगर लेवल चले जाते हैं. बट देन दैट इज जस्ट सप्रेसिंग. एज लॉन्ग एज यू आर ऑन द डाइट, there is a control. The moment you come to medicines and diets only suppress, whether it is a treatment in color therapy or something. हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है. वो आपसे अलग से बात करनी पड़ेगी. हाँ जी, बिकॉज ये बहुत इलेबोरेट हो जाएगा, क्योंकि आज तो हमने बड़े जनरल थिंग्स के लिए ये रखा था. अच्छा, जो हार्ट के लिए सूर्य पूजा जरूर करना चाहिए. और सूर्य पूजा के अलावा मैं कहूँगा कि सोलर वाटर जो है, रूबी, अगर चार्ट में इंडिकेटेड है, रूबी वर्क्स वेरी वेल. और ओम लम ललिता देवी भ्योम नमः, ओम लम ललिता देवी भ्योम नमः, ये मंत्र अगर किसी को बहुत पेन भी हो रहा है हार्ट में, या आपको लग रहा है इमरजेंसी होगी है, आप उसके कान के अंदर ये मंत्र कंटिन्यूअसली चांट कीजिए, ये प्रोटेक्ट करता है. और एक मंत्र है जो हर विपदा से आपको रक्षा, इमरजेंसी कर सकते हैं, रक्ष माम देवी दुर्गे, रक्ष माम देवी दुर्गे. ये बहुत छोटा है, मैं कवच में नहीं जा रहा हूँ, मैं अर्गला स्तोत्र में नहीं जा रहा हूँ, मैं कुंजिका स्तोत्र में नहीं जा रहा हूँ, मैं देवी अथर्वशीष में नहीं जा रहा हूँ. सिंपल, जो आप सबको याद रहेगा, रक्ष माम देवी दुर्गे. और इस संकट में, जो वर्ल्ड संकट में है, इसमें ओम सर्वनम भव, ये कार्तिक देव जो है, यही, ये शिव के सब रूप है इनमें.
और यही हर संकट को डिफीट करते हैं। देयर इज दिस इनविजिबल एनिमी, और उसको भी यही डिफीट करेंगे। क्यों? आप जान के हैरान होंगे। अब प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं, अरे किसी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट नहीं किया इतना बड़ा संकट होगा। मैंने 22 दिसंबर में, आप मेरे फेसबुक पे, मैंने एक ड्रीम आई थी। मुझे प्रेमोनिशंस और प्रेमोनेटिव ड्रीम्स आती हैं हमेशा, और मैंने बहुत पार्ट ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नीज की है जो टेंपल्स में, साउथ इंडिया एटसेट्रा। आई हैव नेवर बीन टू दोस प्लेसेस, आई हैव नेवर सीन दोस टेंपल्स, हर्ड अबाउट देम। उनका दर्शन मेरे को इस जन्म में अपने सपनों में हुआ, लॉन्ग ड्रीम्स, और वहां मैं पहुंच जाता हूँ 1-2 महीने बाद। ये पूर्व जन्म की चीजें हैं जो मैंने इस जन्म में देखी है। आई नो द वेज एंड डायरेक्शंस टू द प्लेसेस। सो बहुत सारी जो विद्या है वो लर्न करके नहीं आती है। कोई चीज जो पिछले जन्म से जो ट्रांसमिट होती है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, और हर आदमी वही काम करता है। तो इस जीवन में भी मैं समझता हूँ, जब तक हम जानते नहीं हैं हम किस लक्ष्य के लिए पैदा हुए, energized living is not possible, and unless you have an energized living, your life is a waste, no matter how much money you accumulate or whatever you do in life, right? So उसके संकेत हमें मेडिटेशन के द्वारा पता चलता है। और जो मुझे विजन आया, भगवान शिव ने खुद कहा कि इस समय में जिसको भक्ति है, रियल भक्ति, वो जरूर बचेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरफिशियलिटी नहीं करनी है। और जो ये सुनामी आई थी 2004 में, और बाद में केरला में भी फ्लड्स आए थे, मेरे एक बहुत अच्छे परिचित नाड़ी में फ्रॉड वाले भी बहुत हैं, जो एक बहुत जेन्युइन वाले, उनमें मैंने प्रश्न किया जीवन नाड़ी में। ऋषि ने कहा मुझे कि, मैंने पूछा कि ये खतरा कहाँ पे है, मतलब दुनिया के अंदर। तो उन्होंने बोला चेन्नई, केरला, और जल से और अग्नि से खतरा है। ये पुरानी बात है। तो और पूछा जो प्रश्न, तो क्या बोला, प्रश्न वाला जहां से बैठा है वहां से ये डायरेक्शन अनसेफ है, और प्रश्न करने वाला जानता है वही चीज मैसेज वर्ल्ड को भी रिले करेगा। तो मैंने कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है, अगर ऐसी विपदा आती है दुनिया पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कह रहा हूं मैं, तो ऐसा जो वर्ल्ड जब डिजास्टर में आता है, क्या संकट में आदमी कैसे बचे। तो उन्होंने कहा कि जो पंचामृत से जो शिव जी का जो पूजा करेगा, अब तो खैर मंदिर भी बंद हो गए, कहां से पंचामृत का करोगे। और दूसरा उन्होंने कहा ओम सर्वनम भव, ये मंत्र नाड़ी ने दिया मुझे कि ये करना है सबने, तो इससे जो है सबकी रक्षा हो। तो ये दो चीज मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता था। तो क्या, सॉरी, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, मैं ड्रीम के बारे में जो कह रहा था, 22 दिसंबर को मैंने ड्रीम देखा। उसमें देखा एक पर्टिकुलर मंदिर में हूँ, और 6 कौवे हर कॉर्नर में ऐसे खड़े होके बैठे हैं। It was not even kawa, it looked like a kawa, but I've written it off as a crow. And they were all frightened, they were wet, and they were trembling. And then I go into that this thing, I'm able to see, I can't see the deity, but I'm told in the dream it is some Shashti Devi, who I've never heard of, nothing. Okay, I get up, I put the dream on the Facebook, and I see, उससे पहले मैं फोटोग्राफ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे जो है सूर्य है, बहुत अच्छा सनसेट, I try to capture it, suddenly the sun disappears and I see the moon. And then suddenly the moon is going up at a great speed, and it goes towards the right side, and then it goes from right to left. So मैंने कहा ये तो पहले right में गया, फिर north west में चला गया। I wrote the directions, if you go and see my what I've written, and I said अगर moon इतना fast move हो रहा है, तो it means the destruction of the world, which is not possible. Hello, are you there? Yes, we are listening. Because one of the windows went black. अच्छा, so sun और moon अगर गायब हो जाते, it means the physical destruction of the world. और बाद में 31st को चाइना ने ये डिस्कवर करके WHO को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा ये पैंडेमिक इधर हुआ है। तो मैंने फरवरी में, किसी ने फेसबुक में पूछा, आपने तो बताया नहीं, आपके दूसरे प्रेडिक्शंस करेक्ट है, ये कैसे। आई वेंट बैक टू द ड्रीम, एंड 31 दिसंबर में मैंने जाके देखा नक्षत्र, आई थिंक इट वाज अ षष्ठी और कृतिका नक्षत्र, समथिंग लाइक दैट, षष्ठी थी तिथि, तो ये कार्तिक भगवान की तिथि है। तो मुझे वो ड्रीम का याद आया, और उसके बाद हर जो कार्तिक कृतिका नक्षत्र और षष्ठी तिथि है, उसमें कुछ न कुछ आपदा है। तो मैंने बोला ज्योतिष में एक नियम है, जिस दिन आप बीमार होते हैं उसका आप नक्षत्र देख लो क्या है, और उस नक्षत्र स्वामी की पूजा और उसका दान करो, तो उसी में उसका निवारण है। तो आदमी अगर कितना भी संकट में पहुंच जाए, मृत्यु तुला कष्ट है, या मरने भी वाला है,
मृत्युंजय तो मंत्र आप बाद में कीजिए, पहले नक्षत्र देवता का मंत्र करके उसका दान करेंगे तो आपको चंद ही घंटों के अंदर उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं समझ गया कि इसका जो तोड़ भी है जो है, ये कृतिका नक्षत्र और जो संकट बढ़ेगी वो षष्ठी तिथि में ही बढ़ेगी, और सब ऑब्जर्व किया वही डेट से जो अभी मैंने लास्ट 3-4 मंथ्स में ऑब्जर्व किया। तो ये तो कम हो जाएगा। सितंबर में राहु यहाँ से निकल जाएंगे, सितंबर तक तो हमें केयर लेना पड़ेगा। और दिसंबर के बाद में, दिसंबर थोड़ा 22 दिसंबर के आसपास थोड़ा सा ट्रिकी मंथ है, समय कम है। लेकिन मैं लास्ट में नॉस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शंस के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। मैं बहुत सारी चीजें बात करना चाहता था, बट आई रियलाइज्ड वी हैव ट्राइड टू पैक इन सो मेनी सब्जेक्ट्स। वास्तु तो रह ही गया अगले साइड पे, वो भी मैं 5 मिनट जरूर बात करना चाहूंगा। आपके प्रश्न पहले आंसर कर लेता हूँ। अनुपम जी, आप हमें ये बता दें सबको, यहाँ देखने वालों को, कि अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना हो वो कैसे करें, और आप हमें ये प्रेडिक्शंस के बारे में बताएं, क्योंकि हमें फिक्की के आईटी सेल से मैसेज आ रहा है कि उनकी 1 बजे दूसरी मीटिंग है। तो आप ये हमें 2 चीजें बता दें अनुपम जी। प्रेडिक्शन किसके लिए चाहिए? You said that you will talk about Nostradamus prediction. Yeah. Nostradamus. Okay. How much more time we have now? It's just about 7 minutes. हाँ जी। और आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए अनुपम जी? अगर कोई आपसे बात करना चाहे, आपको मेल भेजना चाहे, आपकी कोई वर्कशॉप करना चाहे, उसका कोई तरीका है? वो अनुपम V Kapil. My mail ID is Anupam ANUPAM V for victory Kapil KAPIL @gmail.com. This is the email ID. And 9822042295. This is a number we don't pick up, but you can drop the WhatsApp message and we'll get back to you with whatever it is. Thank you. Appointment or whatever. Can you repeat the number again? 9822042295. अच्छा, जो नॉस्ट्रेडेमस ने, अभी क्विकली बताता हूं आपको, जो इंडिया से रिलेटेड प्रेडिक्शंस की हैं, जो आपको सुन के बहुत खुशी होगी। पहले इंडिया के बारे में ये देखिए, स्पेसिफिकली कहते हैं Mars and Mercury and Silver join together towards south. Acha, I'll leave this thing. I'll come translation itself. From India, the bottom of Asia, a great movement shall spread, much to the perplexity of Christianity. Corinthians 1:8 and Ephesians 3:3. How that by revelations was made known to me the mystery, as I wrote before in a few words. Then he says, religion of the name of the seas shall come against the sect of the caitiffs of the moon. The deplorably obstinate sect shall be afraid of the two wounded by ANA. तो ये कहता है, one must delve deeply into these cryptic words in order to grasp their full meaning. The caitiffs of the moon indicates the Arab and the Muslim nations. The phrase ANA means America. The sense then there is that there's going to be a struggle between the opposing philosophies of the two groups, and America will join this venture and help India. India is going to be the spiritual guru and show the direction to this world. But the next 3 years are full of struggle, especially this year is there's going to be mass unemployment, panic, etc. But the future is very bright. This is one verse. और जहां प्रॉब्लम, अच्छा चाइना के बारे में आप सुनना चाहेंगे, many people will join. ये देखो ओरिजिनल वर्स है, अगेंस्ट द रेड्स sects shall gather themselves, fire, water, iron, rope, by peace shall it be destroyed. Those that shall conspire shall be put to death, except one who above all shall ruin the world. Many people will join in a coalition against the Reds, and even during a so-called period of peace, there will be much bloodshed due to the bitterness of the dissenting groups. उसका मतलब चाइना के अंदर, चाइना को रेड से रेफर किया गया है, उनके अगेंस्ट बहुत बड़ा कोalition एक तैयार होने वाला है, और वो अपने कंट्री के अंदर भी बहुत मूवमेंट्स होंगे चाइना के अंदर, जो लोगों का डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसको वो सप्रेस करेंगे, लेकिन दे विल बी रूइंड. चाइना का जो अल्टीमेट जो कोलैप्स है, इट इज डेस्टिन्ड. अच्छा, जो कंट्री सेफ नहीं, अभी टाइम बहुत कम हो गया, बहुत सारा था, अभी बिना इसको देखे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि फ्रांस और इटली के अंदर बहुत डिस्ट्रक्शन है. जो साउथ कोस्ट ऑफ फ्रांस, जो पोर्ट अगदा है, यहाँ से कोई एक इन्वेजन होगा ट्रेटर्स का, जो भी ये टेरर ग्रुप्स होंगे, और काफी सारे जो क्रिश्चियन, जो कॉर्सिका आइलैंड्स और
जो साउथ सिसिली और सिसिली के अंदर ये बेस बनाएंगे, और ग्रेनोबल एक जगह है फ्रांस के अंदर, वहां से जो है ये इटली को अटैक करेंगे। रोमन जो वेटिकन चर्च है इसके ऊपर अटैक करेंगे जिस दिन ये वर्ल्ड वॉर ये होगा। और May 10th is a very important day. I just want to see what is going to happen because Nostradamus says 10th May. भी Nostradamus का ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर के अंदर 5-6 दिनों का कुछ अंतर है। तो sometime in May he is talking about such a powerful earthquake that will give indications कि ये World War III begin हो गया है। और this is going to be a religious war between Islam and Christianity. India will just be बीच में a neutral role India will play, but India will, just as America participated in the Second World War only in the late stages and therefore it grew. तो India भी इस war के अंदर majorly active नहीं होगा, and this is the good part for India. और फ्रांस के अंदर उसने repeatedly warn किया है कि बहुत destruction होने वाला है, and he is very surprised that a country which has the name of the seas, Hind Mahasagar, that is India, it is named after the seas, and he says the rulers of the snake, serpents, will rule the world. तो ये clear rulers of the snake मतलब ये country मैंने आपको पहले बताया, वृषभ लगन, ruled by the bull नंदी जो है शंकर जी का वाहन है, और ये शिव जी का ही ये है। अच्छा, before going, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्विक चीजें मैं बता रहा हूँ जो हमारी कॉइनेज पे बुल को प्रोमिनेंटली ले आए, लायंस को ले आए प्रोमिनेंटली, करेंसी नोट पे जो रूपी का जो सिग्नेचर है वो शनि के सिंबल जैसे उसको ऐसे कर दें, और नोट्स जो हैं जैसे असेंडिंग सीरीज में ऊपर नंबर्स बढ़ रहे हैं वो सही है, वो मैंने जी न्यूज पे 2014 में कहा था करने के लिए। अच्छा, जो आपका अभी आई एम क्विकली कमिंग बिकॉज आई एम अवेयर दैट इट इज गेटिंग 1 o'clock इन 2 minutes। वास्तु के अंदर आपके घर के अंदर आपका मुख्य द्वार इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ एज अ फैशन लोग इसको काला कर रहे हैं, ग्रे कर रहे हैं, बिल्कुल ना करें, ये बहुत बुरा है अगर ब्लैक, बिकॉज इट इज द एंट्रेंस, तो नाम भी खराब होता है और तमोवृत्ति इंसान का जो है इंडिकेशन होता है। किचन गृह स्वामिनी होती है, जैसे मैंने बोला लाल कलर या पिंक कलर का ओटा हो, ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, ना ब्लैक कलर के स्टोव्स होने चाहिए, बिकॉज राहु और मंगल जो है आपदा करते हैं। आपके घर से जब आप बाहर निकलते हो, लेफ्ट और राइट विंडोज है, सूर्य और चंद्र को जो इंडिकेट करते हैं, आपके डॉटर्स और चिल्ड्रन को इंडिकेट करते हैं। अगर विंडोज हमेशा बंद रहेंगे, जैसे कि आजकल फैशन हो गया, हवाई नहीं आने देते हैं, तो स्टैग्नेंट हो जाता है एनर्जी, उनके लाइफ में आगे चल के विपदा आएंगे। इनको जरूर खुला करें, लाइट आनी चाहिए। और अगर आप आपके बंगलोज के बाहर ट्रीज ऐसी हैं, कोकोनट ट्रीज हैं या जो भी है, जिनके रूट्स आपके आके घर के अंदर नीचे से जा रहे हैं, तो रूट्स को जरूर कटाएं, क्योंकि जो फीमेल ऑफ द हाउस है, लैंड लेडी, शी इज द ग्रह लक्ष्मी, और जो रूट्स है वो राहु है। तो राहु शुक्र जब संबंध करते हैं तो वो बहुत ग्रह स्वामिनी की हेल्थ को जो है परेशान करते हैं। वाटर टैंकी ओवरहेड जो है आपने नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में रखना चाहिए, नाइदर वेस्ट नॉर नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि और उसका जो है काला कलर का टैंक नहीं होना चाहिए जैसे सिंटेक्स टैंक्स होते हैं, व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि काला राहु का कलर है। तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मनी। जब आप पैसा जो लेन देन करते हैं या आपके ट्रेजरी में जो रखते हैं, चाहे ट्रेजरी हो या आपके जो अलमारी में है, पहली बात तो जिस स्थान के अंदर बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में सबसे अष्टक वर्ग में कौन से हाउस में ज्यादा पॉइंट्स हैं, उस स्थान में आपको अपना वो बनाना चाहिए लॉकर। चलो अगर ऐसा नहीं बनाया है तो नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर का है, मर्क्यूरी का भी है, वहां पे आप रख सकते हो, लेकिन ईस्ट और नॉर्थ की तरफ खुलने वाला ही जो है ड्रॉअर हो। और उसके अंदर एक चीज बहुत ध्यान रखें कि कॉइन्स, करेंसी नोट्स, गोल्ड सिल्वर एक साथ कभी ना रखें, ये बहुत खराब है, क्योंकि जो कॉइन्स है राहु होता है, गोल्ड जो है जुपिटर है, सिल्वर मून है, इनको ग्रहण लग जाता है। तो इसके लिए सेपरेट कंपार्टमेंट्स बना के, और कभी भी आयन की जो थाली कभी भी कोई रखता नहीं है वैसे, लेकिन मिस्टेक से अगर किसी ने रख दिया है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। रेड क्लॉथ हो गोल्ड के लिए या सिल्वर के लिए, या रेशम का, या ऐसी चीजें, साथ में थोड़ा सा केसर आप डाल सकते हैं। तो इनको अलग अलग आप ट्रेस के अंदर डालें तो ये अच्छा रहेगा। और कुछ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1 बज गया, अगर 5 मिनट और बात कर सकते हैं तो और क्विकली मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि अधूरा सा सेशन लग रहा है।
आप करिए 5 मिनट और करिए अनुपम जी बात। अच्छा, आप प्रश्न पूछ लीजिए, फिर मैं, प्रश्न बहुत आ रहे होंगे तो मैं प्रश्न कोई ज्योत्सना अंगारा, आप प्रश्न पूछा। जानवी, आई विल कम टू यू फॉर वोट ऑफ थैंक्स। ज्योत्सना अंगारा, यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन? ओके, जानवी फुकन, शी इज आवर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जानवी, प्रेसिडेंट इलेक्ट। जानवी, कहाँ हैं आप? Hello. Yeah. Okay. Yeah. I want to ask Mr. Kapil that आपने is that destiny written? आपका किस्मत is written? Can we change? Does anything really change, or should we? Very intelligent question. This is the only segment which was supposed to be the first segment we were speaking on, और ये छूट गया। ये हाँ, destiny can be changed and it cannot be changed. दोनों भी चीज है। 9 प्रकार की डेस्टिनी होती है। अगर आपका सूर्य जो है चार्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होता है राहु से, उसका मतलब आपने पेरेंट्स फादर के साथ अच्छे कर्म नहीं किए, यू विल गेट एन ऑपरेसिव फादर एटसेट्रा। अगर चंद्रमा जो है वो धन दौलत का इंडिकेटर होता है, अगर राहु से जुड़ा है, राहु इज द कर्मा कार्मिक प्लैनेट, राहु एंड केतु। तो मदर के रिलेटेड जो फैमिली से कर्स होता है, नाग दोष एटसेट्रा होता है एंड कंटिन्यू करता है। अगर मंगल से अगर अफ्लिक्शन राहु का है तो भूमि सुख नहीं मिलेगा, ब्रदर से रिलेटेड अनफिनिश्ड कर्म होता है। मर्क्यूरी के साथ अगर राहु का कंजंक्शन है तो आपके रिलेटिव्स के साथ आपका व्यवहार पिछले जन्मों में अच्छा नहीं होता है। और अगर वीनस के साथ अगर राहु है तो आपके पेरेंटल फैमिली में जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने विमेन के साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है। और इसीलिए केतु के साथ भी या राहु के साथ भी, राहु जुपिटर साथ में, तो आपको अगर क्लोज डिग्रीज है तो श्वास रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, अस्थमा होगा, ये सब चीजें होंगे। तो औरबिंदो घोष जो है बहुत बड़े औरबिंदो आश्रम के जो थे, रेवोल्यूशनरी भी थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। जो प्रश्न आपने मेरे से पूछा है उनके डिसाइपल ने उनसे पूछा, मास्टर वेदर डेस्टिनी कैन बी चेंज, if it does, and if it can be changed, then there is no role of fate. If fate is there, then there is no role of willpower. So what is the truth? And he says, मैंने कीरो की वर्ड प्रेडिक्शंस पढ़ी हैं, बहुत सारी प्रेडिक्शंस इसके अंदर जो है करेक्ट आई हैं टू द लेटर। So what do you say? Is fate fixed or destiny is fixed or willpower is fixed? So he says it's an intelligent question and it is not so simple. प्रारब्ध जो आपने कमाया है पिछले जन्मों में, उसका फल आपको अच्छा जरूर मिलेगा, लेकिन जो आपने गलत कर्म किए हैं उसका भी फल अवश्य मिलेगा। उसके लिए जब तक दान, हाउ इट कैन बी चेंज, आई विल आंसर दैट। 5 चीजों से डेस्टिनी चेंज हो सकती है। जब तक दान, चेंज ऑफ नेम। अभी चेंज ऑफ नेम का मतलब लेटर चेंज करना नहीं है, जैसे आज न्यूमरोलॉजी में इंडिया में करते हैं, वो न्यूमरोलॉजी नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ फोनेटिक्स, नॉट स्पेलिंग्स। राम का स्पेलिंग RAAM है, नॉट RAM, जैसे इंग्लिश मीडिया लिखती है। रैम और राम में फर्क है। हमारे जो स्पेलिंग्स है, तो जब आप नरपति जय चर्चा करके एक एंशिएंट किताब है, वो कहती है नाम का मतलब क्या है। नाम का मतलब जब इंसान सो रहा होता है और मैं आपको, आपका नाम रेखा है, मैं रेखा चिल्लाता हूँ और 200 लोग में से सिर्फ रेखा उठेगी और कोई नहीं उठेगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में जा चुका है आपके। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ रेखा में आपने डबल A लगा दिया, जो भी कर दिया, अभी आपका नाम क्या है, आप बोलेंगे रेखा। तो फोनेटिकली जब तक वही नाम स्वर है तो वो नेम चेंज नहीं कहलाता। अभी रजनीश ओशो बन गया, यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए, हरिबाबू जरीवाला संजीव कुमार बन गए, राजीव भाटिया अक्षय कुमार बन गए। इनका नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो नाम चेंज, मोहम्मद अली कैशियस के लिए थे, टॉम क्रूज रॉबर्ट मैपन्थर थे उनका ओरिजिनल नेम। Can you imagine anybody doing a hit movie like Mission Impossible with a name like Robert Mapplethorpe? हार्वर्ड का एक स्टडी था 1948 का, हार्वर्ड स्कूल का। उन्होंने कहा जिन बच्चों का नाम सिंपल और छोटा होता है, मैरी, लीजा, ऐसे टाइप के नेम जो है, माइकल, they tend to have faster learning skills and do better in academics rather than with long names and complicated names. तो नाम एक ऑर्नामेंट है, उस तरीके से होना चाहिए जो सिंपल है, ऐसे एब्रिविएशंस नहीं हो जैसे पिग हो या ऐसे बन जाए या यू बिकम अ बट ऑफ क्रैकिंग जोक्स एटसेट्रा। तो नाम में मीनिंग होना चाहिए आपके। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट सेगमेंट न्यूमरोलॉजी में बात करूंगा जब भी आप बताएंगे, बिकॉज बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपका पूरा जो पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यस, फेट कैन बी चेंज। और सबसे आप जानना चाह रहे हो मुसीबत बहुत विकट हो तो क्या करना चाहिए,
ना आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं, ना गुरु को जानते हैं, तो क्या करें? आंख बंद करके अन्नदान कीजिए, अपने खाने में से निकाल के। मैं सिंपल चीजें बता रहा हूँ जाते जाते। कौवे के लिए जरूर डालिए बाहर खाने के लिए। एक रोटी का टुकड़ा जो है गाय को दीजिए और एक कुत्ते को दीजिए, कर सकते हैं। अगर आप ये 4 चीज करते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? और महीने में या साल में आपका जो वजन है, उसका आप 7 धान्य इकट्ठी करा लीजिए, जिसके अंदर गेहूं है, चावल है, गुड़ है, क्या बोलते हैं, ग्रीन दाल, मूंग, हरी मूंग दाल, काली दाल, जौ, जवार। और एक और सेशन हम आपसे कर पाएंगे अनुपम जी? क्योंकि कैन आई कंप्लीट दिस? दिस इज अधूरी रह जाएगा। कैन आई कंप्लीट दिस? हाफ अ मिनट। तो इसको आप चक्की में पिसवा के मोटा 3 हिस्से कराइए। एक हिस्सा आप इसको गौशाला में दे दीजिए खाने के लिए, एक जो है फील्ड्स के अंदर पक्षियों के लिए छोड़ सकते हैं, और एक जो है जल के तत्वों, जल के जो मरीन लाइफ है उसके लिए छोड़ सकते हो। क्योंकि ट्रांसफरेंस ऑफ कर्मा होता है। जो आपने खाया, जिसपे आपका जो हाथ लगा है, एक्टोप्लाज्म इन जूलॉजिकल टर्म्स, वो जब आप देते हैं तो जो भी मच्छी या प्राणी खाता है आपके बुरे कर्म खा जाता है। इसलिए भगवान आपसे जरूर पूछता है जब आप जाते हो, भैया तुझे इतना धन दौलत सब कुछ दिया, तूने क्या किया, दान किया, कितना परसेंटेज? कुछ नहीं है हमारे पास जवाब। तो दान तो करते रहिए, यही एक श्योर शॉर्ट थिंग है जो आपका कार्मिक वॉल बनाएगा पीछे से अगले जन्म के लिए और इस जन्म के लिए भी, और हर मुसीबत से आप निकलते चले। एक और सेशन शायद हम करना चाहेंगे अनुपम जी, पर अभी हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हमें बहुत कॉल आ रहे हैं फिकी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। धन्यवाद आपको बुलाने के लिए, एंड रितु जी का भी। रितु आप एक वोट ऑफ थैंक्स छोटा सा फटाफट एक लाइन का दे दें रितु। Anupam ji, thank you so much. I really appreciate the time that you've given us. And Harjinder, thank you. I hope I was simple enough to people to understand. It didn't get too technical, etc. I tried my best to make things simple. I think so. And the interaction that you and I have, I think I've learned even more this time. So thank you so much. And thank you for this time. Thank you. Om Sarvanam. Thank you, Anupam ji. Namaskar. Thank you. Namaste. Namaskar. Thank you. Thank you. Thanks.